हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर क्या कंप्लीट करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो बी एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपका एक सेशन ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एक ही वीडियो के अंदर, मतलब एक ही सेशन में ऑलमोस्ट इंग्लिश पेडागोजी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत एनर्जी के साथ बैठिएगा और ये सोच कर बैठना है कि आज हमें पूरी की पूरी इंग्लिश पेडागोजी को समझना है। यहाँ पर हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक जस्ट बेसिक्स आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। एक लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर करना क्या होता है, लैंग्वेज की लर्निंग करना क्या होता है। मैंने आपके प्रीवियस पेपर देखे हैं, उन्हीं को एनालिसिस करते हुए यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करना, एक्विजिशन करना क्या होता है, ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देन मेथड ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, सीखने के कितने तरीके होते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है LSRW स्किल के बारे में। तो LSRW स्किल्स क्या होती है, एक मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, आपसे स्कीमिंग के बारे में पूछा जाता है, आपसे स्कैनिंग पूछा जाता है, आपसे रिसेप्टिव स्किल क्या होती है ये पूछा जाता है, आपसे इन्फर्शियल रीडिंग क्या होती है, आपसे रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, डायग्नोसिस क्या होता है। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस एक बार इनको समझने की नीड होती है। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, यहीं से सेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो किसी भी लैंग्वेज को या तो आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। आप किसी भी चीज़ को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ग्रहण कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए एक्विजिशन कहलाती है। और लर्न करना मतलब कि आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। ये अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करें, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हमारे माता पिता कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको देख देख कर, उनको सुन सुनकर वही लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो उसे बोला जाता है एक्विजिशन। फिर ये लर्निंग क्या होता है, तो लर्निंग वो चीज़ होती है जो आप किसी की मदद से सीखते हो। जैसे कि आप स्कूल गए, आपने इंग्लिश वहाँ पर जाकर पहली बार सीखी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी। आपने मान लो कि आपका शौक है कि आपको फ्रेंच सीखना है, आप क्या गए, फ्रेंच सीखने चले गए, तो वो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, वो चीज़ें आपके लिए लर्निंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें लैंग्वेज के बारे में बताती है, भाषा के बारे में बताती है कि किसी भी भाषा को ग्रहण करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे कर लो एक्वायर या फिर आप उसे कर लो लर्न। ठीक है, एक्वायर नेचुरल तरीके से किया जाता है। अभी अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके इन दो टॉपिक से ही अराइज होते हैं। ठीक है, कि यदि आप किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए आसपास के इन्वायरमेंट में, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है। अब यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं लैंग्वेज की पर्टिकुलर, क्योंकि लैंग्वेज इज अ सिस्टम। ये डेफिनेशन आपसे एज इट इज़ जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है एग्जाम में पूछी गई है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम that consists of development, acquisition, maintenance and use of complex system of communication. लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो चीज़ें होती है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समावेशित करके रखता है। तो लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम है that consist of the development, जिसके अंदर डेवलपमेंट आता है, एक्विजिशन आता है, चीज़ों को एक्वायर करने की शक्ति रखता है। ठीक है, मेंटेनेंस उसके अंदर होता है, और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और पूछी जाती है, लैंग्वेज इज़ अ सोशल एक्टिविटी रेदर देन मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ये डेफिनेशन एलन के द्वारा दी गई है। इन्होंने क्या बोला है, लैंग्वेज एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज एक प्रकार की सोशल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हो तो वो आपके लिए एक लैंग्वेज या कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का माध्यम होगी, नहीं। लैंग्वेज क्या होती है, एक प्रकार की सोशल एक्टिविटी होती है, बजाय इसके, रैदर देन मतलब बजाय इसके कि वो खुद का एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन हो, खुद का एक
परसेप्शन हो, खुद से एक मीनिंग निकल कर आ रहा हो, तो वो चीज़ें नहीं होती है। लैंग्वेज एक सोशल एक्टिविटी होती है। ये चीज़ किसके द्वारा बताई गई है? एलन के द्वारा बताई गई है। तो 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने सीखे। लैंग्वेज क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है, जो क्या कंसिस्ट करता है, डेवलपमेंट, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, और जिसका आप यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज एक प्रकार की सोशल एक्टिविटी होती है रेदर देन मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। ये किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया एलन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जन्म हुआ है, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ होती, भारोपी परिवार होता है जहाँ से हिंदी आती है, ऐसे बहुत सारी जहाँ से भाषा का जन्म हुआ है। तो हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो किससे जन्म हुई है? इंडो यूरोपियन फैमिली से इसका जन्म हुआ है, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप इंग्लिश को कैसे कंसीडर करते हो। इंग्लिश को आप नेटिव लैंग्वेज मानते हो। नेटिव मतलब कि जहाँ हमारे पास पास बोलने वाली भाषा, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज माना जाता है। इंग्लिश को हम लोग फॉरेन लैंग्वेज भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे यहाँ की नहीं है। ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे यहाँ पर इंग्लिश को लेकर आए थे, और इंग्लिश को हम लोग एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या 3 चीज़ें हो गई। इंग्लिश हमारे लिए क्या हो सकती है? नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, और सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश हमारे लिए कभी भी हेरिटेज लैंग्वेज नहीं होती है। हेरिटेज का मतलब समझ में आता है? हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज मान लो कोई धरोहर, जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारी हेरिटेज सिटीज़ है। हेरिटेज सिटी मतलब कि विश्व के द्वारा या भारत के द्वारा दी गई धरोहर है, जैसे ताजमहल हो गया, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हो गए पुराने। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे भारत का एक इतिहास के अंदर आने वाली चीज़ है। तो इंग्लिश को कभी भी हम लोग हेरिटेज नहीं मानते, क्योंकि वो बाहर से लाई गई लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का क्या स्टेटस है? इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है इंडिया में, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज मानी जाती है, और इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन है? फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, मतलब कि कौन है? हिंदी है। ठीक है, और इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज हो गई। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अब 2 टाइप की लैंग्वेज की बात करते हैं। एक होती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, और एक होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? ये एक टाइप की पैसिव लर्निंग होती है। अब आप सोचोगे ये पैसिव लर्निंग क्या होती है, तो अभी हम लोग सीखेंगे पैसिव लर्निंग क्या होती है। मान लो हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, और हमारे आसपास जो है मतलब मेरे घर वाले लोग मान लो कि मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोले जा रहे, मुझे उस टाइम मतलब मेरे बचपन की बात कर लो, मुझे बोलना नहीं आता था। तो मैंने क्या करा, मैं जस्ट अपने खिलौने से खेल रही थी, और मैंने उनको सुनते सुनते ही मराठी लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। तो मैंने क्या एक मेहनत करी क्या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए? बिल्कुल मेहनत नहीं करी। जैसा मैं सुनती गई वैसे मुझे चीज़ें लर्न होती गई। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये एक प्रकार की पैसिव लर्निंग कहलाती है, जहाँ पर आपको सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में बोले तो पैसिव का हिंदी मीनिंग होता है निष्क्रिय होना। एक निष्क्रिय रूप में रहकर आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाती है? पैसिव लर्निंग यहाँ पर कहलाएगी। 2 टाइप की लर्निंग होती है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, और दूसरी होती है हमारी पैसिव लर्निंग। तो पैसिव लर्निंग में क्या किया जाता है? एक निष्क्रिय रूप में बच्चा जो है किसी भी चीज़ को सीखता है, जैसे अपने घर पर सीखता है, वहाँ पर उसको स्पेशली सिखाया नहीं जाता है। वो नॉर्मली आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास के लोगों को देखकर ही बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? We listen to the people around us, their speech, their sound, their words and their sentence structure. हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? जो लोग हमारे आसपास हैं, उनकी स्पीच को, उनकी बातचीत को सुनते हैं, उनके साउंड स्ट्रक्चर को हम लोग सुनते हैं कि वो किस तरीके से बोलते हैं। जैसे उनकी टोन बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हैं, ठीक है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, मतलब बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे नेबर्स वगैरह हो गए। तो जैसा हम लोग उनको सुन रहे हैं वैसे के वैसे ही शब्द हम लोग प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं जो लोग हमारे आसपास होते हैं, उनकी स्पीच को हम लोग सुनते हैं, उनके साउंड, उनके टोन को हम लोग सुनते हैं, उनके शब्दों को हम लोग सुनते हैं, और फिर उन्हीं सेंटेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग क्या है? आसपास के लोगों को सुनकर यदि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो वो आपके लिए फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, सम पीपल नेवर लर्न हाउ टू रीड और राइट बट स्टिल स्पीक देयर फर्स्ट लैंग्वेज फ्लुएंटली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लैंग्वेज को नहीं जानते, जो फर्स्ट लैंग्वेज को नहीं जानते, उन्होंने कहीं नहीं सीखा है, फिर भी वो बहुत अच्छे से बोल पाते। मान लो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मानी जाती है।
अब आप ये एग्ज़ाम्पल आप ट्राई करके देख सकते हो कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं आपके घर में, दादाजी, दादी, कोई ओल्ड मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि पुराना ऐसा था कि स्कूल नहीं जाते थे तो भी चलता था, लेकिन आज के ज़माने में नहीं चलता है। तो वो कभी स्कूल नहीं गए, फिर भी वो इस लैंग्वेज में बातचीत कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने आसपास के लोगों को सुन कर ये लैंग्वेज सीख ली है। यदि आप उनको हिंदी का टेस्ट दे दोगे तो हिंदी की ग्रामर का उनको नॉलेज नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वो हिंदी को बोल पाते होंगे, उसमें बातचीत कर पाते होंगे, उसमें कम्युनिकेट कर पाते होंगे। तो यदि कोई भी लैंग्वेज इस प्रकार की है जहाँ पर पैसिव लर्निंग होती है, आप नॉर्मली सुनकर सारी चीज़ों को सीख जाते हो, ठीक है। आप चाहे उसके अंदर आपका नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो, तो ये लैंग्वेज आपके लिए क्या कहलाएगी? ये लैंग्वेज आपके लिए फर्स्ट लैंग्वेज या फिर L1 इसको कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? या तो फर्स्ट लैंग्वेज आप बोल लो या फिर L1 आप इस चीज़ को बोल सकते हो। ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो ही आगे बढ़ने की हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखने वाले। आप चाहे तो इसको एक बार और देख लो कि क्या फर्स्ट लैंग्वेज की बातें हो रही है। आप यूँ समझ लो कि आपने बचपन में क्या सीखी थी? आपने बचपन में बिहारी सीखी थी, आपने बचपन में मालवी सीखी थी, तो वो आपके लिए L1 है। अब आप जो सीख रहे हैं, अभी आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो आपके लिए L2 कहलाएगी, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्ज़ाम है, आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? बहुत एक्टिव रहकर चीज़ों को सीख रहे हैं कि नहीं यार, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे। तो आपको एक्टिव रहकर सीखने की आवश्यकता है, हर एक पॉइंट को सुनने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या कहलाती? ये चीज़ें आपके लिए L2 सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? वी नीड टू लर्न द वोकेबलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें ग्रामर सीखनी पड़ रही है, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, हमें वोकेबलरी सीखनी पड़ रही है, क्योंकि हमें अपने गोल को अचीव करना है, हमें एग्ज़ाम को क्या करना है? क्रैक करना है। तो आप एक्टिव हैं चीज़ों को सीखने के लिए, मतलब ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी? L2 कहलाएगी। मोस्ट पीपल विल नीड एन इंस्ट्रक्टर, ईदर अ टीचर एट अ स्कूल और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कोर्स बुक और ऑडियो कोर्सेस। ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस लैंग्वेज आप ये लैंग्वेज जो है आप इसको खुद से नहीं सीख पाएंगे, आपको किसी न किसी की मदद लगेगी। आपको एक टीचर की मदद लग सकती है, आपको एक ऑनलाइन ट्यूटर की मदद लग सकती है, आपको कोई एक कोर्स की आवश्यकता लग सकती है, ताकि आप क्या कर पाए? इस लैंग्वेज को सीख पाएँ, क्योंकि आपके आसपास का इन्वायरमेंट ये वाली लैंग्वेज नहीं बोलेगा। कौन सी लैंग्वेज? L2 लैंग्वेज। अब L2 कौन सी भी हो सकती है। L2 के लिए हम लोग इंग्लिश कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई और लैंग्वेज लाइक फ्रेंच कंसीडर कर लो, अमेरिकन इंग्लिश कंसीडर कर लो, उसमें एक्सेंट वगैरह बहुत अलग अलग होते हैं, तो वो आप चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। वो आपके लिए क्या कहलाएगी? L2 कहलाएगी, ठीक है। L1 और L2 में डिफरेंस क्लियर हो गया। L1 हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, पैसिव लर्निंग होती है। सेकेंड लैंग्वेज हमारे लिए L2 होती है, ठीक है, और ये इसमें एक्टिव लर्निंग हमको करना पड़ती है। चलिए, अब एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पर क्या होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को फॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए। फॉर्मल मतलब कि जो दिखने में ऐसे लगे प्रोफेशनल टाइप के, तो आपकी लैंग्वेज भी कैसी होना चाहिए? प्रोफेशनल फॉर्मेशन में होना चाहिए। इनफॉर्मल क्या होता है? लाइक आज अपने जींस टी शर्ट पहन रखा है, ठीक है, जींस कुर्ता वियर कर रखा है गर्ल्स ने, तो ये वाली क्या है? ये वाले कपड़े क्या है? इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी पहन कर जा सकते, घूमने जा रहे तो हम लोग पहन सकते, पार्टी वियर ड्रेसेस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? इनफॉर्मल और फॉर्मल में भी सेम डिफरेंस आएगा। इनफॉर्मल आपका क्या होता है? ओरल फॉर्म में होता है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो हाय हेलो क्या है, कैसी है, क्या चल रहा है, इस तरीके से आप नॉर्मल टॉक करते हैं, तो वो एक ओरल फॉर्म में आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है, एक नॉर्मल बातचीत, बिल्कुल, है ना। और फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? नॉर्मली रिटर्न फॉर्म में आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, हे गुड इवनिंग, हाउ आर यू, इस तरीके से प्रॉपर प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए रिटर्न फॉर्म में यदि है तो वो फॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगी। दूसरा पॉइंट पढ़िए, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। इनफॉर्मल लैंग्वेज को आप कैसे सीखते हो? विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स आप इनफॉर्मल लैंग्वेज को सीखते हो। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि ये L1 होगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज आपके लिए L1 होगी। मान लो आपके माता पिता मालवी बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जिस टोन में बोलेंगे आप उसी टोन में अपने आसपास के लोगों से, नेबर से, घर वालों से बातचीत करोगे, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? L1 लैंग्वेज कहलाएगी, जिसको आपने क्या किया है? जिसको आपने एक्वायर किया है अपने घर वालों से, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स यदि आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगी? इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगी। विद द हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यदि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो आपके लिए फॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगी।
तीसरा पॉइंट देखिए, इट्स अ फंक्शनल लैंग्वेज। ये एक प्रकार की फंक्शनल लैंग्वेज होती है। फंक्शनल लैंग्वेज इन द सेंस डेली यूज़ में आने वाली। डेली यूज़ में आने वाली मतलब कि आप अपना डेली रूटीन बता रहे हो, नॉर्मली बोल रहे हो मैं सुबह ब्रश करता हूँ, जैसे भी टोन में आप बोलेंगे वो आपके डेली काम में आने वाली लैंग्वेज होगी। मान लो हम लोग मालवी बोल रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, फंक्शनल लैंग्वेज है, क्योंकि आप उसको डेली प्रयोग करते हो। कोई भी शब्द होगा, किसी भी प्रकार का सेंटेंस होगा, आप उसको बोल लोगे तो वो आपके लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज है। और फॉर्मल क्या होती है, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एवं ग्रामर लर्न लैंग्वेज। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छे से वो डिस्क्रिप्टिव वे में आप लिखते हो, और ग्रामर का इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। जैसे हम लोग नॉर्मली हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम लोग इतना ग्रामर का ध्यान नहीं रखते कि कहाँ कर्ता कर्म करण कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, कौन से शब्दों में हमें सही से प्रोनाउंसिएशन करना है, तो वो इतना ध्यान नहीं रखा जाता, इतना माइंड भी नहीं किया जाता इनफॉर्मल को। यदि हम लोग फॉर्मल बोल रहे हैं, किसी बड़े के सामने बोल रहे हैं, अपने बॉस के सामने बोल रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के सामने बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करके वहाँ पर शब्दों का प्रयोग करें। अगले पॉइंट की बात करते हैं, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, मतलब जैसे ही जन्म होता है तो जन्म से जो आप लैंग्वेज सीखते हैं वो आपके लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है या फिर L1 होती है। और ये एक लैंग्वेज ऐसी होती है जिसे आपको सीखना पड़ता है। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखोगे, स्कूल से सीखोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट्स अ मदर टंग लैंग्वेज। ये एक मदर टंग लैंग्वेज होती है, आपकी मातृभाषा ही ऐसी होती है जिसको आप प्रकृति से या फिर नेचुरली इन्वायरमेंट के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से सीखते हो। ये L2 हो सकती है, L3 हो सकती है, जो कि हमेशा L1 सीखने के बाद ही आप प्राप्त करोगे। अगर एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बच्चा जन्म के समय फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स बच्चा कौन सी लैंग्वेज को सीखता है, तो बच्चा किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है, एक्वायर करता है। तो बच्चा इनफॉर्मल लैंग्वेज को या फिर L1 को सीखता है। किस मैनर में सीखता है, तो एक पैसिव लर्नर के रूप में सीखता है, ठीक है। बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें समझ शक्ति का विकास तो इतना होगा ही नहीं। आप CDP पढ़ते ही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में आता ही है कि बच्चे के जन्म के समय उसकी समझ शक्ति इतनी नहीं होती है, सिर्फ वो शारीरिक क्रियाएं करके सीखता है। तो वो सुन सुनकर वहाँ पर सारी चीज़ों को सीख लेता है। तो ये एक इनफॉर्मल वे हो गया सीखने का। फॉर्मल वे क्या होगा, जब वो स्कूल में प्रवेश करेगा वो इंग्लिश को सीखेगा, वो कोई भी अदर लैंग्वेज सीखेगा, तो वो उसके लिए फॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगी, चाहे वो संस्कृत हो, फ्रेंच हो, वॉटएवर, कोई भी लैंग्वेज हो, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, फॉर्मल टॉक हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि पता चल जाए कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से बिलोंग करती है, अभी हम लोग पढ़कर आए थे। क्या इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है, यूरोपियन सैलेटिक फैमिली से बिलोंग करती है, नॉर्डिक से बिलोंग करती है, या फिर इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है। 10 सेकेंड आपके पास है आंसर करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा, इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करती है। इंग्लिश हमारी बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। इंडो यूरोपियन फैमिली से आई हुई लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश हो गई, जर्मन हो गई, ठीक है। तो ये सारी हमारी कहाँ से आती है, इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली, जब कोई भी बच्चा नेचुरली किसी भाषा को सीख रहा है विदाउट मच प्रैक्टिस, उसको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक रूप से चीज़ों को सीख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था, लैंग्वेज जनरलाइजेशन का सीखा था, लैंग्वेज एडेप्शन का सीखा था, लैंग्वेज लर्निंग का सीखा था, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन का सीखा था। तो नेचुरली सीखना क्या कहलाता है, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना, किसी भी लैंग्वेज को ग्रहण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। नेचुरली सीख रहे हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगी, बाहरी किसी की मदद के थ्रू सीख रहे हैं, लाइक एन इंस्ट्रक्टर, किसी भी इंस्ट्रक्टर के थ्रू सीख रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए फिर लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है, ठीक है। आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नहीं हो रहे हैं तो फिर भी आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो L2 की थोड़ी सी बात हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। L2 क्या होता है, कि स्ट्रैटेजिक वे होता है, मतलब एक पूरी स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपको सीखना पड़ता है। पहले आप बेसिक सीखोगे, उसके बाद आप वॉवेल कॉन्सोनेंट देखोगे, फिर आप धीरे धीरे वोकेबलरी देखोगे, फिर वर्ब के 3 फॉर्म देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े टेंस देखोगे। ये पूरी एक प्रोसीजर होती है किसी भी ग्रामर को सीखने की, तो चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो लैंग्वेज को आप एक स्ट्रैटेजिक वे में सीखते हो, कि स्ट्रैटेजी के माध्यम से सीखते हो। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं, L2 के फीचर्स हम लोग
देख लेते हैं। ग्रामर रूल्स को हमें सीखने की आवश्यकता होती है नॉर्मल प्रकृति से, या फिर नॉर्मली नेचुरली आप नहीं सीख पाओगे। फॉर्मल टीचिंग होती है, जैसे कि हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल देखा था, तो ये हमारे लिए फॉर्मल टीचिंग होती है। आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अच्छे से स्कोर कर लेते हैं। मान लो हम 10th क्लास की बात करें तो हम लोग 100 में से, बोर्ड की एग्ज़ाम रहती है तो मेहनत भी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है, तो 90 मार्क्स लेकर आ गए, 91 लेकर आ गए, 92 लेकर आ गए, लेकिन फिर भी हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे हम लोग हिंदी में बोल पा रहे हैं, वैसे हम लोगों को इंग्लिश में बोलने में दिक्कत आती है। हम लोग बोल तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगली लाइन क्या होगी, आगे क्या बोलना है, तो थोड़ा सा मन में कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर L2 के बारे में क्या चीज़ है कि आप यहाँ पर स्कोर तो कर सकते हो, लेकिन आप टॉक कर पाओ, बात कर पाओ, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अदर देन L1 के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस होगी वो क्या कहलाएगी, L2 कहलाएगी। इट इज़ अ लर्न प्रोसेस। अगला पॉइंट क्या है, ये सीखने वाली प्रक्रिया, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, एक लर्न प्रोसेस है। और कॉन्शियस मतलब क्या होता है, आपको एक्टिव रहकर सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो ये आपको जो 6 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 6 पॉइंट आपके 6 क्वेश्चन बनाएंगे। ग्रामर रूल्स आर लर्न इन विच लैंग्वेज, L2 लैंग्वेज। फॉर्मल टीचिंग कहाँ पर होती है, कॉन्शियस वे में रहकर बच्चा कहाँ पर सीखता है, L2 में सीखता है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में सीखता है। आप जहाँ पर स्कोर कर सकते हो लेकिन टॉक नहीं कर पाते हो, विच लैंग्वेज इज दिस, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। अदर देन L1 जो भी लैंग्वेज होगी क्या कहलाएगी, L2 आप उसको कहोगे। ये एक लर्न प्रोसेस होती है, नेचुरल होती है, तो ये एक लर्न प्रोसेस होती है। बन गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें आप याद रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से लर्न हो जाएगी, बिल्कुल आज के आज ही। देखो अब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगी। लर्निंग थ्योरी क्या होती है, सबसे पहले बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। तो ये बिहेवियरिज्म क्या होता है, हिंदी में आपको याद है व्यवहारवादी सिद्धांत, इसको हम लोग बोलते हैं, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, पावलोव के द्वारा दिया गया है, BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, हल के द्वारा दिया गया है। तो वो बिहेवियरिज्म थ्योरी, क्योंकि वो क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। तो लर्निंग को बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादियों के माध्यम से भी सीख सकते हो। फोकस ओनली ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग। ऑब्जर्वेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस इनका रहता है कि देखो और सीखो, ठीक है। जैसे थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था बिल्ली के ऊपर, क्या किया था उन्होंने, स्टिमुलस उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रखा था। बार बार वो क्या कर रही थी, एक्सपेरिमेंट करके बार बार वो लीवर दबाकर, पिंजरे में जो बटन था उसको दबा दबा कर खोलकर बाहर आ रही थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, बार बार प्रयास कर करके सीखा। तो यहाँ पर थ्योरी क्या बताती है, बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या बताती है कि सीखो, कैसे सीखो, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप सीख सकते हो, पहली थ्योरी। अगली थ्योरी की बात करते हैं, कॉग्निटिविज्म क्या कहलाता है। कॉग्निटिविज्म को हिंदी में बोला जाता है संज्ञानात्मकवाद। याद आ रहा है जिन पियाजे की थ्योरी 4 अवस्थाएं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। इंग्लिश का चल रहा है तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, फिर प्री ऑपरेशनल आ जाती है, फिर हमारी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, और फोर्थ हमारी जो होती है, जो किशोरावस्था में आती है, एडोलसेंस में आती है, हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। तो वो पूरी कॉग्निटिव है, मतलब संज्ञान का निर्माण होना, स्कीमा बनना, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, एकोमोडेशन हो जाना। तो कॉग्निटिविज्म क्या बताता है, कॉग्निटिविस्ट थ्योरी लुक बियॉन्ड बिहेवियर टू एक्सप्लेन ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ये आपको ब्रेन बेस्ड लर्निंग बताती है, मतलब दिमागी कसरत हो जाना, मतलब दिमाग से आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपकी सोच समझ शक्ति का विकास हो रहा है, तो वो कॉग्निटिविज्म कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। हमको हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को कैसा होना चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव इन द सेंस कि बच्चे नई नई चीज़ों का निर्माण कर सके, उनकी खोज कर सके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी आपको सेम वही बताती है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट और बिल्ड न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट। कोई भी नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट बताने की बात हो रही है तो वो थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है। हिंदी में कंस्ट्रक्टिविज्म को संरचनावाद बोला जाता है, कॉग्निटिविज्म को संज्ञानवाद बोला जाता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा CDP से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बाल विकास से यदि कनेक्ट हो गया तो बाल विकास और आपके दोनों की प्रिपरेशन साथ के साथ बन जानी है, ठीक है। कॉग्निटिविज्म क्या होता है, संज्ञानवाद होता है, ठीक है। और बिहेवियरिज्म हमारा व्यवहारवाद होता है, जो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मल्टीलिंगुअलिज्म वाला। मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पर क्या होता है,
देखो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, बहुभाषाईवाद इसको बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में बहुभाषाईवाद बोला जाता है ताकि आपका सीडीपी भी कवर हो जाए और आपका इंग्लिश पेडागोजी भी यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, इट इज़ अ चैलेंज बट इट इज़ ऑल्सो अ अपॉर्चुनिटी। जैसे कि एक सिचुएशन लेकर यदि अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, हम लोग टीचर हैं, हमारी पोस्टिंग हो चुकी है, हमारी जॉब लग चुकी है, हमारी पोस्टिंग हो चुकी है, हम लोग एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज हमको आती ही नहीं है। हम लोग एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पर कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हमने तो कभी सुनी ही नहीं, ठीक है। बस पता था टीवी में एक आध कोई सॉन्ग वगैरह चल गया था तो पता था कि हाँ ऐसी ऐसी कन्नड़ लैंग्वेज होती है। अब हम लोग वहाँ पर गए हैं और हमको बोलना नहीं आ रहा है। अब आप समझो कि आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करोगे। आपके पास सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज है, बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं और आप थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है इंग्लिश को जानते हो, बाकी आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है वो हिंदी है यहाँ पर। तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे उन बच्चों के साथ, तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसके लिए, एक टीचर के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो क्या करेगा, कन्नड़ लैंग्वेज को कैसे सीखेगा, बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करेगा और उनको अपनी लैंग्वेज कैसे सिखाएगा, ठीक है। तो इसको एक अवसर की तरह देख सकता है क्योंकि टीचर यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखेगा, बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और साथ ही एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर आप बना सकते हो कि आपको कन्नड़ नहीं आती है, ठीक है, आपको हिंदी आती है, वहाँ के कुछ बच्चों को कन्नड़ आती है, लेकिन वहाँ पर दूसरी भाषा बोलने वाले भी बच्चे, वहाँ के कुछ बच्चे जो है मलयालम बोलते हैं, वहाँ के कुछ बच्चे जो है नॉर्मल हिंदी आपकी वाली लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ को सिर्फ इंग्लिश में बात करना आती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, सारे बच्चों के अंदर एक यूनिटी ला सकते हो। जैसे कि कन्नड़ वालों को आप बोलो कि उन बच्चों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, धीरे धीरे वो डेली थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट करेगा तो बहुत सारी लैंग्वेज को वो एक साथ सीख सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो भेदभाव वाली भावना होती है कि हम लोग ये नहीं है, हम लोग वो नहीं है, जातिवाद वाली जो फीलिंग आ जाती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो हर धर्म जाति सबको जानने की कोशिश करेगा। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जितना ज़्यादा आपका डाइवर्स क्लासरूम होगा, डाइवर्स क्या, विविध भाषा वाले विविध प्रकार के बच्चे आपकी क्लास में होंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप उसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हो बच्चों की प्रगति करने में, उनको आगे बढ़ाने में। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है लेकिन साथ ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। देखो जो मैंने हिंदी में अभी एक्सप्लेन किया, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है और अभी अपन कंप्लीट भी करेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या कहलाता है, इस तरीके से पूछा गया था कि जहाँ पर टीचर है, अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, डाइवर्स क्लासरूम में, तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, ये कॉन्सेप्ट मल्टीलिंगुअलिज्म को शो करता है। दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, सारे बच्चे एक दूसरे से सीख सकते हैं। कॉग्निटिव शार्पनेस यहाँ पर आएगी, बच्चे मोर एनालिटिकल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कॉग्निटिव, क्योंकि उनकी समझ शक्ति का विकास होगा, डेफिनेट है कि वो कुछ नई चीज़ें सीख रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बच्चा काफ़ी एनालिटिकल होगा। वो ऐसा नहीं होगा जैसे कि वो हिंदी जानता है तो वो सिर्फ हिंदी ही जानेगा, वो दूसरों से बातचीत ही नहीं करेगा, वो दूसरों से बातचीत करने की कोशिश करेगा, नई चीज़ें सीखेगा, हर एक परसेप्शन से देखने की कोशिश करेगा। जैसे मुस्लिम हो गया तो उसको उस नज़रिए से देखने की कोशिश करेगा कि सभी अपन भाई बहन हैं, वैसी वाली फीलिंग का उसके अंदर निर्माण आएगा। बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बच्चा सोशली टॉलरेंट होगा, जैसे कि बहुत सारे भेदभाव वाली चीज़ें आ जाती है तो वैसा उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ को लेकर। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी हो जाएगी, इसको डाइवर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपसारी चिंतन, ठीक है। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के 100 अलग अलग तरीके उसके पास होंगे यदि वो मल्टीलिंगुअलिज्म के थ्रू पढ़ाई करता है या टीचर उसको मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास के माध्यम से पढ़ाता है, ठीक है। दो चीज़ें आती है ना हमारी, एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट का हिंदी मीनिंग होता है, मान लो आप कोई भी एक रास्ता है, उस रास्ते के बाद आपके पास 4 अलग रास्ते, तो ये रास्ता आपकी प्रॉब्लम है और ये 4 अलग रास्ते इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 से 5 अलग अलग तरीके हैं, तो वो चीज़ें आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग या हिंदी में अपसारी चिंतन कहलाता है। फिर इसका जस्ट उल्टा होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या कहलाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका आपके पास है, तो वो थिंकिंग आपकी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर हमारा जो है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन यहाँ पर कहलाएगा। डाइवर्जेंट क्या होता है, अपसारी होता है, कॉन्वर्जेंट क्या होता है, कॉन्वर्जेंट हमारा अभिसारी चिंतन यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट कंप्लीटली हमारा क्लियर हो जाए। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है ये आपसे पूछा गया है।
आप यहाँ पर चारों ऑप्शन देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लैंग्वेज एक्विजिशन, इतना सा लिखकर पूछा गया कि ये चीज़ क्या होती है। इज़ अ मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, ये एक मेमोराइजेशन होता है। मेमोराइजेशन करना मतलब किसी भी चीज़ को याद करना, उस चीज़ को रटना, और वोकेबलरी को याद करना। तो हमने तो ऐसा नहीं देखा था, हमने तो देखा था कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माता पिता से जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं इनफॉर्मल वे में, तो वो वाली लैंग्वेज हमारे लिए लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और स्कूल। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इज़ अ मेमोराइजेशन अप्रोच टू एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। ऑप्शन डी है रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? यदि आपको वो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि एक्विजिशन क्या होता है और हमारा लर्निंग क्या होता है, तो लर्निंग में हम किसी की मदद से सीखते हैं, एक इंस्ट्रक्टर या फिर एक टीचर की मदद से सीखते हैं। तो वोकेबलरी आप सीख रहे हो मतलब कि आपको टीचर की ज़रूरत लग रही है, मतलब कि ये लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बता रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट, जो आप इंस्ट्रक्टर और स्कूल के माध्यम से सीख रहे हो, ये भी गलत। स्कूल के माध्यम से हम तो L2 सीखते हैं, लैंग्वेज को लर्न करते हैं, एक्विजिशन की बात तो हो ही नहीं रही है। तीसरा इज़ अ मेमोराइजेशन अप्रोच, जहाँ पर आप वोकेबलरी को सीखते हो, तीसरा भी गलत है। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव लैंग्वेज। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, आप अपने आसपास की लैंग्वेज को सीखते हो बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की आंतरिक क्षमता के कारण आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हो, तो वो आपके लिए लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ पर कहलाएगी। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी भाषा को ग्रहण करना, नॉर्मली ग्रहण करना। तो आप उसको मेमोराइजेशन तो करोगे नहीं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो वोकेबलरी जहाँ पर भी आएगा, इंस्ट्रक्टर स्कूल जहाँ पर भी आएगा, वोकेबलरी जहाँ पर भी आएगा, आप उसको काट सकते हो। ऑप्शन कटिंग मेथड हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, हम लोग ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो एक्विजिशन क्या है? मेमोराइजेशन करना बिल्कुल नहीं होता है। इंस्ट्रक्टर और स्कूल के माध्यम से सीखना तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और यहाँ पर वोकेबलरी को रटना, वो वाली चीज़ भी नहीं आएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में ये वाली मेथड लगा सकते हो। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो हम लोग काट ही सकते हैं, बाकी 2 बचेंगे तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको 2 को पढ़ने की आवश्यकता होती है। देखो, अब ये वाली ट्रिक अप्लाई करके देखना कि बाकी क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, अब अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा जो डिफरेंशिएट करता हो, जो चीज़ों को अलग करता हो, किन दो चीज़ों को? लैंग्वेज एक्विजिशन को और लैंग्वेज लर्निंग को। लैंग्वेज लर्निंग मतलब कि L2 जो आप बाहर से सीखते हो, और लैंग्वेज एक्विजिशन जो L1 जो आप नॉर्मली एक्वायर करते हो। सबसे बड़ा कौन फैक्टर होगा, है ना? लैंग्वेज इन्वायरमेंट होगा, ग्रामर होगी, असेसमेंट इन लैंग्वेज होगा, या फिर टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज होगा? डेफिनेटली लैंग्वेज इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पर होगा। कैसे होगा? लैंग्वेज इन्वायरमेंट ऐसे होगा कि मैं किसी भी लैंग्वेज को अपने वातावरण से सीख रही हूँ, मेरे अब घर के वातावरण से सीख रही हूँ, तो वो मेरे लिए लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगा। और मैं स्कूल में जाकर सीख रही हूँ, तो स्कूल का वातावरण अलग है, घर का वातावरण अलग है, दोनों जगह का इन्वायरमेंट जो है अलग अलग है। तो मेजर डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारा वातावरण। स्कूल का वातावरण काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल होता है, वहाँ पर तो सब कुछ बातें भी उसी लैंग्वेज में करनी पड़ती। इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ही बात करोगे, नहीं करोगे तो 10 रुपये का फ़ाइन आपको देना पड़ता है, 20 रुपये का भी देना पड़ता है दूसरी बार गलती पे, तीसरी बार पर तो 50 का लग जाता है ना? तो वो ऐसे फ़ाइन चलते ताकि वहाँ पर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग सीख सके। घर पर तो कोई नहीं लगता है, किसी भी टोन में बोलो, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है? लैंग्वेज इन्वायरमेंट को डिफाइन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी, किसी भी वोकेबलरी को समझने की यहाँ पर बात हो रही है। क्रैमिंग मोर वर्ड्स, क्रैमिंग का मतलब होता है रट लो, है ना? क्रैमिंग कर लो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, नॉर्मल अपनी भाषा में बोले तो रट लो, वोकेबलरी को रट लो, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को रट लो। तो क्या ये एक्विजिशन होता है क्या? लर्निंग वर्ड्स इन टोटलिटी एंड यील्डिंग पावर टू यूज देम इफेक्टिवली। आप वोकेबलरी को ऐसे सीखो कि आप अपने रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाओ। वोकेबलरी के ऐसे हम लोग हर दिन 50 नए शब्द आते हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन एक से ज़्यादा शब्द हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे, है ना? तीसरा है लर्निंग बिग वर्ड्स, बड़े बड़े शब्दों को याद कर लो, इससे क्या होगा? आप वोकेबलरी को एक्वायर कर लोगे।
या फिर लर्निंग वर्ड फैमिलीज, मतलब रूट वर्ड और वो सारे फैमिली कहाँ से बिलोंग करते हैं शब्द, वो याद करके आ जाओ। तो क्या इससे वोकेबलरी को आप एक्वायर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वोकेबलरी को आप एक्वायर तब करोगे जब आप उसको रियल लाइफ में यूज़ करोगे। देखो एक फंडा बताती हूँ, इंग्लिश पेडागोजी को सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक है और हर जगह अप्लाई होती है। आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो। इसको एज अ बुक का नॉलेज मत मानो कि हमने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। आपका सिर्फ नॉलेज जो है, आपका बेसिक नॉलेज जो है वो ही यहाँ पर काम आएगा। आपकी सोच समझ शक्ति जो है वो ही यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि सारे बहुत, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी कैसे याद करनी चाहिए, क्वेश्चन भी मत पढ़ो, मतलब ये सारे ऑप्शन मत पढ़ो। आपको ये पता है वोकेबलरी कब याद होती है? जब आप उसको किसी के सामने चिपकाते, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि नया शब्द मिला है, जल्दी से व्हाट्सएप पे चिपका दो ताकि याद रहेगा। तो स्टेटस के नीचे हम लोग कुछ नया शब्द लिख देते, तो वो फिर हमें लाइफ टाइम याद रहता है। मतलब कि हमें क्या करना है, उसको रियल लाइफ में यूज करके देखना है। लाइक जेनेट हम लोग सीखते हैं, नया शब्द है, टॉप पर बोला जाता है, ठीक है, ऐसे पिनाकल बोला जाता है। तो इनको क्या करते हैं, बहुत सारे आप देखना स्टेटस पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स लिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप उनके स्टेटस देखकर भी क्या कर सकते हो, अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हो, क्योंकि उनको ये ट्रिक पता है कि मुझे वोकेबलरी याद करनी है तो मुझे डेली ये सेंटेंस अपनी चैट में, कॉल पर बात करते समय हर जगह चिपकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, उनको रियल लाइफ में क्या करना है, यूज़ करना है, तभी आपको वोकेबलरी याद रहेगी। नहीं तो वो एक तरीके से एग्जाम हो गई और वोकेबलरी आप भूल गए, ठीक है। वैसी वाली बात यहाँ पर हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं होती है, सोशल, आर्बिटरी, सिंबॉलिक या फिर इंस्टिंक्टिव। तो लैंग्वेज क्या नहीं होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो लैंग्वेज आर्बिटरी नहीं होती है, लैंग्वेज सोशल होती है, क्योंकि कोई भी भाषा है तो आप उसको सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो। सोशल कम्युनिकेशन के लिए कैसे, बातचीत करने के लिए, दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। लैंग्वेज एक प्रकार का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कोई भी एक सिम्बॉल हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना कर दिया, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई। ये काय का डायग्राम है, मान लो ये मैंगो है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपको पता चल गया दिस इज मैंगो। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी, कोई भी सिंबल आपके सामने आया आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। दिस इज मैंगो, दिस इज काउ, दिस इज कैट, दिस इज गॉड, ऐसे करके आप क्या करोगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो लैंग्वेज सिंबॉलिक भी होती है। इंस्टेंटिव कैसे होती है, इंस्टेंटिव ऐसे होती है, एग्जाम्पल क्या लिया जाए, मान लो अभी चलते चलते मैं गिर गई, ठीक है। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले, अचानक से जो शब्द निकलेंगे वो मेरे लिए क्या होगी, मेरी ऑन लैंग्वेज होगी, ठीक है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एक बार क्या हुआ था, अकबर बिरबल की कहानी में मैंने कहीं सुना था, उसमें 10-12 लोगों को बुलाया था और एक वहाँ पर बिरबल से बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हो, तो तुम ये बताओ कि इन सब में से इनकी मातृभाषा कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ पर सब लैंग्वेज बोल रहे थे, 10 से 12 लैंग्वेज जानने वाले लोग थे, लेकिन उसको बताना था कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसकी मदर टंग लैंग्वेज क्या है, उसको ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बिरबल क्या करता है, उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर वो ढोल बजाता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाता है कि सबके कान दर्द करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो अचानक से वो व्यक्ति बोल सकता है कि बंद करो ये आवाज़, ठीक है। अचानक से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है बंद करो ये आवाज़, मतलब कि ये उसकी मदर टंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंस्टिंक्टिव अचानक से हमारे मुंह से जो निकलती है वो हमारी मातृभाषा होती है। तो लैंग्वेज सोशल हो सकती है, लैंग्वेज सिंबॉलिक हो सकती है, लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव हो सकती है, लेकिन कभी भी आर्बिटरी लैंग्वेज नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहानी मैंने शॉर्ट में सुनाई है, वैसे बड़ी कहानी थी लेकिन शॉर्ट में बता दिया, समय कम है इसलिए। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चिल्ड्रन कैन बी लर्न अ लैंग्वेज, चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, बच्चे किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर के माध्यम से, एक बहुत अच्छा टीचर है जो उनको, ट्रेंड टीचर है जो उनको पढ़ा रहा है, क्या उसकी वजह से सीख पाएंगे क्या, एक इनहिबिशन की वजह से सीख पाएंगे क्या, एक मोटिवेशन की वजह से, या फिर गुड टेक्स्ट बुक के माध्यम से बच्चा कैसे सीख सकता है किसी भी लैंग्वेज को। तो क्या एक अच्छा टीचर होना बच्चे को लैंग्वेज सिखा सकता है क्या, नहीं। जब तक बच्चे के खुद के अंदर का मोटिवेशन जागृत नहीं होगा, जब तक आप उसे अभिप्रेरणा नहीं दोगे, मोटिवेशन नहीं दोगे। तो किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा मायने रखेगा यहाँ पर, मोटिवेशन का। लैंग्वेज टीचर, एक अच्छी बुक होना, या फिर एक इनहिबिशन, उसकी थोड़ी शाइनेस या फिर एक डिस्टर्बेंस वाली चीज़ बोल सकते हैं, तो वो भी इतनी ज़्यादा मायने यहाँ पर नहीं रखेगी। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफिशिएंट। आप सेकेंड लैंग्वेज को सीखने की बात करो, मतलब आप L2 की बात करो, L2 को आप बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, जैसे कि अभी हमने किया था कि आप
वोकेबलरी को अच्छे से सीखना चाहते हो, वोकेबलरी को लर्न नहीं करना है, वोकेबलरी को एक्वायर करना है, समझना है ना। तो यहाँ पर आप सेकेंड लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप क्या कर पाओ, रियल लाइफ में प्रयोग कर पाओ। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इज़ यूज्ड एज द बेसिक ऑफ डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। आप उसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लो। इन्वॉल्व पीरियोडिक रिविजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, या फिर इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स। कैसे करोगे, देखो ग्रामर के थ्रू सीख सकते हो क्या, या फिर बार बार रिवीजन करने पर सीख पाओगे क्या, या फिर गाइडलाइन के माध्यम से सीख पाओगे क्या, नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप जहाँ जैसे ही आपको दिख रहे थे कि उसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आप हटा सकते थे, पीरियोडिक रिवीजन देखकर आप ऑप्शन को हटा सकते थे, उसके बाद वर्क बाय टीचर और स्टूडेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पर सर्टेन गाइडलाइन आपको ऑप्शन सी लास्ट में दिख गया था, तो आप इसको भी हटा सकते थे। आंसर एक ही बचता है, इस प्रैक्टिस इन सिचुएशन फैमिलियर टू द स्टूडेंट। मोस्टली आपको क्वेश्चन करते समय आपको क्या करना पड़ता है, स्कीमिंग करना पड़ती है। ये भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्कीमिंग क्या होती है। स्कीमिंग में ये चीज़ें होती है कि आप पूरी लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आप मेन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, इज यूज्ड एज अ बेसिक फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, गलत होगा। ठीक है, पीरियोडिक रिवीजन गलत होगा। सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट सर्टेन गाइडलाइन गलत हो जाएगा। ऐसे पढ़कर आप करोगे तो बहुत कम समय में आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। स्कीमिंग करना होना चाहिए, मतलब स्कीमिंग कर पाओ आप, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जब बच्चों के सामने इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो दे शुड रीड फर्स्ट, उन्हें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उन्हें अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहिए, या फिर उन्हें ओरली उस लैंग्वेज को समझना चाहिए, या फिर दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट। ठीक है, जब भी बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा, स्कूल में ABCD के चार्ट लगे हुए होंगे, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, उसको ओरली बोलने की कोशिश करता है। मैम बुलवाती नहीं है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो फिर हम रिपीट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरली उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। रीड तब कर पाएंगे ना जब उसका नाम पता होगा, रीड कैसे करोगे। तो सबसे पहले ओरली आपको बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले की। अ टीचर इन अ रूरल एरिया फाइंड्स मोर देन 5 लैंग्वेज बिंग स्पोकन बाय चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम। शी अटेम्प्ट्स टू यूज ऑल द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन इन हर टीचिंग। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी नोन एज। अभी मैं आपको बता रही थी कि हिंदी में ऐसे पूछा जाता है, आपको इंग्लिश में सेम कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, वही पूछा गया है। एक गांव में टीचर की पोस्टिंग हो गई है जहाँ पर 5 लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे रहते हैं, मोर देन 5, मतलब 5 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे रहते हैं। वो सारे बच्चों को टीचिंग में कैसे, शी अटेम्प्ट्स टू यूज़ ऑल द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, वो सारी लैंग्वेज जो है बच्चों की, उनको यूज़ करके बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है। मान लो टीचर जो है कन्नड़ में पढ़ा रही है ना, तो बाकी सारे जो अदर लैंग्वेज वाले उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं कहीं चल रहा है ना। तो ये स्ट्रेटजी क्या कहलाएगी, जहाँ पर टीचर सारे बच्चों की लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पढ़ा रही है। क्या ये ट्रांसलेशन कहलाएगा, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहलाएगा, ट्रांसलैंग्वेलिज्म कहलाएगा, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा। अभी हम लोग लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़े थे मल्टीलिंगुअलिज्म, ऐसी चीज़ें कहलाती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को तो देख ही लोगे, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा ही जाता है ये हमेशा। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुभाषाईवाद हिंदी के अंदर, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा उसमें CDP भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती, मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन रिपीट है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द, इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करती है, इंडो यूरोपियन फैमिली से ये बिलोंग करती है। लैंग्वेज एक क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन डी हमारे पास है एक प्रकार का सिस्टम है। हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि लैंग्वेज एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है, जिसके अंदर सारी चीज़ें क्या होती है, इनबिल्ट होती है, और जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, विच इज़ यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, ग्रुप्स ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर बिल्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर बिल्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चों को क्या प्रोवाइड करना चाहिए जिससे बच्चे जो है लैंग्वेज को अच्छे से एक्वायर कर पाए, सेकेंड लैंग्वेज को समझ पाए। ठीक है, लर्न नहीं करना है, समझने की कोशिश करनी है। एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दे दो, स्पीकिंग की बात कर दो। फ्रिक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट, इनफॉर्मल इंटरव्यूज, या फिर द अपॉर्चुनिटीज टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन द टारगेट लैंग्वेज।
अगेन यहाँ पर आप ऑप्शन कट कर सकते हो। असाइनमेंट देना बच्चों की समस्या का समाधान नहीं है। फ्रिक्वेंटली फीडबैक देना, रिटर्न आउटपुट, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंटरव्यूज़ ले लो आप तो ठीक ठाक है, बट इतना ज़्यादा भी सही नहीं लग रहा है इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, ठीक है। अगला है द अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉइस देयर ओपिनियन, मतलब यही बच्चों को क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, वही हम लोग कर रहे थे, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना चाहिए। तो द अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन द टारगेट लैंग्वेज, वो क्या कर पाए, टारगेट लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, स्टूडेंट को अवसर देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई थिंक ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करें। नया सा कॉन्सेप्ट है पूरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्किल। अब इस टीचिंग स्किल की बात हो रही है, मतलब हमारी बात हो रही है कि हम जब पढ़ाएंगे तब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें पढ़ाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आप एक बार देखेंगे, अ स्पेसिफिक रिजल्ट दैट नीड्स टू बी अचीव विद इन अ टाइम फ्रेम एंड देन अवेलेबल रिसोर्सेज, और वी कैन से दैट, मतलब हमें इस तरीके से रिजल्ट लेकर आना है जिसको हम लोग अचीव कर पाएँ, जिसको हम लोग प्राप्त कर पाएँ, कब, विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारे पास टीचर्स होते हैं, उनके पास टाइम लिमिट रहता है और उस टाइम लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या बताता है कि आप उस चीज़ को विद इन टाइम लिमिट के अंदर कवर कर पाओ, और जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गए, टीचिंग लर्निंग में हमारे ब्लैक बोर्ड हो गया, हमारे पास चार्ट हो गया, हमारे पास मैप हो गया, मान लो हमारे पास कंप्यूटर लैब है तो वो भी आपका एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, तो उसी टाइम लिमिट में आप बच्चों की सारी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। या फिर शॉर्ट में बोला जाए तो दे आर वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। दे आर ईजी टू मेजर, बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, ईजी हो बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। दे सर्व एज द बेसिक ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पर अब जब इवेल्युएशन करो, इवेल्युएशन का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, तो आप बच्चों का मूल्यांकन करो तो जब उनका बेसिक परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल कर आना चाहिए, ठीक है। अब जनरल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ये बेसिक थ्योरी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अराइज होते हैं, क्योंकि आपको बेसिक इंग्लिश का पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उसके पीछे का पर्पस क्या है, ठीक है। क्योंकि मदर टंग तो आती है बच्चों को, तो फिर आप अलग से लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हो, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कैसे टीच करना चाहिए ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। टीच एज अ नेचुरल प्रोसेस, बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि वो कोई अपनी मदर टंग लैंग्वेज को सीख रहे हो, अपनी मातृभाषा को सीख रहे हो। टीच एज अ नेचुरल प्रोसेस, उनको ऐसे नहीं बताना कि तुम वोकेबलरी रट लो, तुम ग्रामर कर लो, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, नहीं, नेचुरली उनको बताना है। टीच इज एन इंटीग्रेटेड मैनर, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड मैनर, 3 शब्द इसके लिए प्रयोग होते हैं। सबसे पहला शब्द आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना। इंटीग्रेटेड मैनर क्या होता है, इंटीग्रेटेड करना मतलब कि सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ाना। एक साथ पढ़ाना मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास 4 स्किल होती है, LSRW, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। ये 4 स्किल होती है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले लिसनिंग भी सिखानी है। मान लो आपने उनके लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर फोकस कर दिया तो उनकी रीडिंग राइटिंग छूट जाती है, मतलब वो बोलना सीख गए तो फिर वो लिखना नहीं सीख पाते हैं। यदि बच्चों को लिखना आता है तो उनको बोलना नहीं आता है। नॉर्मली हमारे साथ होता है, इंग्लिश में हम लोग लिख तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड मैनर में, या फिर एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, इस शब्द का प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये बताया गया है कि टीचर बच्चों को कैसे एक हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में पढ़ाएगा, हॉलिस्टिक मैनर में पढ़ाएगा, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, सभी चीज़ों को साथ करके पढ़ाना है। तो हो सकता है ये शब्द आपका एग्जाम में प्रयोग हो जाए। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, हॉलिस्टिक मतलब सभी को साथ लेकर चलना, एक साथ पढ़ाना, अलग अलग करके नहीं पढ़ाना। तो टीच एज एन इंटीग्रेटेड मैनर मतलब सभी चीज़ों को, सारी स्किल्स जो है सबको एक साथ पढ़ाइए। टीच यूजिंग वेरिएड अप्रोचेस, बहुत सारी अप्रोचेस का यूज़ करके पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टीचिंग मैगजीम्स जो होते हैं, आपके कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, उनको ध्यान में रखकर पढ़ा लिया कि मैं हमेशा पहले इजी पढ़ाऊंगा, उसके बाद टफ पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाऊंगा, इजी टू हार्ड जाऊंगा। ऐसा नहीं है, जो जहाँ पर आपको आवश्यकता लगती है उस अप्रोच का प्रयोग करके आप यहाँ पर पढ़ा सकते हो। मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर बच्चों को मोटिवेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका इंटरेस्ट बढ़ाकर रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है।
अटेन एडिक्वेसी, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ स्टाइल। यहाँ पर आपको एडिक्वेसी रखनी होगी, एक्यूरेसी रखनी होगी और करेक्टनेस रखनी होगी। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि एक सीधी सी भाषा में एक परफेक्शन आपको रखना पड़ेगा। लिंक विथ रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसमें हर तीसरी लाइन के बाद एक रियल लाइफ का एग्जांपल आप ऐड करोगे, मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, तो बच्चे उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, बाकी फिर वो नहीं सीखेंगे। डिज़ाइन टास्क वो सफिशिएंट प्रैक्टिस, मतलब आप एक ऐसा टास्क डिज़ाइन करो, एक ऐसा असाइनमेंट बनाओ बच्चों के लिए, जो भी आपने पढ़ाया है वो उसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। ऐसा नहीं कि मतलब ये लिख के दे दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आप करके लाइए, गाय के ऊपर 10 लाइन लिख कर लाइए, मतलब ऐसी चीज़ें आपको करना है जो उनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई रहे। जैसे सेम एग्जांपल है, वो घर पर जाएगा, काऊ को देखेगा, इट हैज़ 4 लेग्स, ऐसे करके वो 10 लाइन लिख कर लाएगा, तो वो क्या है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नई चीज़ों को लर्न करने को भी मिलेगा। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस बच्चे को दी जाए। मेक देम गुड कम्युनिकेटर, उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लैंग्वेज वो सीख रहे हो उसमें कम्युनिकेट कर पाए, मतलब कि बातचीत कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टास्क होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब 4 स्किल की हम लोग बात कर रहे हैं। 4 स्किल का हम लोग यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार एग्जाम में, व्हाट इज रिसेप्टिव स्किल, फिर लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इस तरीके से 4 बने थे। तो ये चारों स्किल समझने के बाद आप समझ पाओगे कि रिसेप्टिव स्किल क्या होती है। ठीक है, LSRW इनका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करता है, उसके बाद स्पीकिंग करता है, उसके बाद रीडिंग करता है और उसके बाद क्या करता है, राइटिंग करता है। तो आप इस फॉर्मेशन को ध्यान में रख सकते हो। LSRW करके आप ट्रिक बना लो, LSRW, ठीक है। L फॉर लिसनिंग मतलब कि श्रवण, सुनना, S फॉर स्पीकिंग मतलब बोलना, कथन, वाचन करना, R फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना और W फॉर राइटिंग मतलब कि लिखना, है ना। तो ये 4 स्किल होती है, दोनों ही जगह आपको काम आएगी। सबसे पहले लिसनिंग, आप इमेज देख पा रहे हो, तो इमेज में आपको ये दिख रहा है, ये 2 लड़के और लड़कियां हैं, ये क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लिसनिंग स्किल कहलाएगी। ग्रेड वाइज यदि अपन बात करें बच्चों के, अगर ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन बात करें, जूनियर ग्रेड पर क्या करना चाहिए बच्चों को, एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज सिंपल स्पीच एंड साउंड। यहाँ पर बच्चा क्या करे, छोटे लेवल का है तो वो क्या कर पाए, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो भी स्पीच है, उस साउंड को समझने की वो कोशिश करे कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो बेसिक पर्पस जूनियर लेवल पर ये होता है। सीनियर लेवल पर हम लोग बात करें तो बच्चा यहाँ पर राइम, मॉड्यूलेशन, अंडरस्टैंड अ कंप्लीट स्पीच। पहले जूनियर लेवल पर सिर्फ स्पीच को समझने की बात हो रही थी, फिर यहाँ पर जो राइम शब्द होते हैं, मॉड्यूलेशन जो होता है, वॉइस जो होती है, उसका पिच जो होता है कि कब आपको मतलब फास्टली बोलना है, कब आपको रुकना है, कहाँ पर आपको, जैसे कि बीच में हमारा पूर्ण विराम आ गया है, ठीक है, तो कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कोमा है, तो किस पर ज़्यादा हमें जोर लगाकर बोलना है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को सीनियर लेवल पर समझ आती है। जूनियर लेवल पर आप बेसिक उनको यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल स्पीच समझा सकते हो। तो ये तो ग्रेड वाइज हो गई, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की बात हमने कर ली। अब जनरल ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू लिसन प्रॉपरली, बच्चा अच्छे से सुने, क्योंकि लिसनिंग स्किल की बात हो रही है, तो हम इस चीज़ से श्योर रहें कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो बच्चे आपकी बात को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टू लिसन अटेंटिवली एंड पर्पसफुली, मतलब आप सुन रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बच्चे जो है सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि हम लोग ये सुन रहे हैं तो इसके पीछे का पर्पस क्या, हम लोग क्या चीज़ें सीख रहे हैं। अटेंटिवली मतलब कि बहुत ध्यान से, अटेंशन में रहकर चीज़ों को सीखे। पर्पसफुली के सीखने के पीछे का पर्पस क्या, उनको पर्पस पता हो कि आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो इस तरीके से। तो लिसन विद अंडरस्टैंडिंग, वो सुन रहे हैं तो सुनने के साथ साथ उनके अंदर समझ भी आना चाहिए कि हम ये सुन रहे हैं तो इसके पीछे का मतलब ये चीज़ क्या बोल रही है, एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसके पीछे का पर्पस क्या है। ठीक है। टू लिसन फॉर क्रिएटिंग इम्प्रेशन, वो सुन रहे हैं ताकि वो उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है, वो इस इम्प्रेशन को क्रिएट कर पाए। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं तो सामने जो बोलने वाला होता है वो उस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो उस एक्सप्रेशन को वो समझ पाए, उसके इम्प्रेशन को वो समझ पाए। टू लिसन फॉर कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, सुनने के बाद उसके अंदर रिएक्ट करने की भी आनी चाहिए, रिएक्ट करने का कौशल जो है, रिएक्ट करने की स्किल जो है वो भी यहाँ पर विकसित हो जानी चाहिए। तो टू लिसन फॉर कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया लिसनिंग स्किल क्या होती है। लिसनिंग स्किल मतलब बच्चों की जो सुनने वाली स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको ये बताओ कि वो पर्पसफुली है, आप सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से आप चीज़ों को सुने, अटेंशन के साथ सुने।
इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए सुने, रिएक्शन दें, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो उस पर आप रिएक्शन दें कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ सीखे और प्रॉपरली सुने, ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया वाली प्रोसेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रीडिंग स्किल की हम लोग बात करें, लिसनिंग हो गई, लिसनिंग के बाद क्या आता है, रीडिंग। देखो ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत मज़े से पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा, बच्चों के अंदर पढ़ने को लेकर भी स्किल्स जागृत करनी पड़ेगी। जूनियर ग्रेड की बात कर रहे हैं, एबल टू रीड इजी टेक्स्ट विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़े। ऐसा नहीं कि वो बस पढ़े जा रहे उनको सिर्फ टाइम पास करना है, ऐसा नहीं, समझ के साथ पढ़े। हर एक लाइन पढ़ रहे तो उसका मीनिंग उनको समझ में आना चाहिए, है ना। सीनियर ग्रेड की बात करें, एबल टू अप्रिशिएट सिंपल पोएम्स, लोकेट वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच एक्सप्रेस द पोएम एंड मेक अ पिक्चर इन हिज माइंड, इन्वॉल्व हिज सेल्फ रीडिंग। समझ में आया ये क्या बोला जा रहा है। पहले तो बच्चों को जूनियर लेवल पर बोला गया कि इजी टेक्स्ट जो होते हैं, बेसिक सी चीज़ें जो होती, छोटे छोटे जो लाइंस होती हैं उनको समझाया जाए। सीनियर लेवल पर आप उनको पोयम पढ़ा सकते हो, पोयम में राइम क्या निकल कर आ रहा है, इसका स्टैंजा क्या है, इसकी मतलब ये पोयम बोलना क्या चाहती है, क्योंकि पोयम क्या होती है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं बताती, वो शॉर्ट 3 से 4 शब्दों में पूरी 2 से 3 लाइन बना देती है, ठीक है। तो 3 से 4 शब्दों के माध्यम से क्या वो समझ पा रहा है कि पोयम क्या कहना चाहती है, मेन उसका थीम क्या है। तो ये सीनियर लेवल की बात है। सीनियर लेवल पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो जानी चाहिए। सेकेंडरी ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रेड पर क्या होगा, द रिसेप्टिव कंटिन्यू विद द सीनियर लेवल एबिलिटीज बट दे हैव बेटर इमेजिनेशन एंड एक्यूरेसी, मतलब उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जानी चाहिए। ये तो हमने जूनियर सीनियर लेवल की बात कर ली। अब हम जनरल ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर इंटोनेशन, मतलब वॉइस का उतार चढ़ाव अच्छा होना चाहिए, कहाँ पर अच्छे से बोलना है, कहाँ पर टोन को धीरे करना है, कहाँ पर अपने पिच को उठाना है, पिच को डाउन करना है। तो ये सारी चीज़ें, इंटोनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ व्हाट इज़ माई नेम, तो माई नेम इज़ सोनाली जैन, तो मेरा जो नेम है उस पर मैंने क्या करा, जोर लगाया, क्योंकि आपको मेरा नाम माई नेम इज़ तो आपको पता है, क्योंकि आपने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो माई नेम इज़ तो मैं नॉर्मल बोल दूंगी, लेकिन जो मेरा नाम है वो आप सुनना चाहते हो तो फिर उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दबाव डालना पड़ेगा, ठीक है। जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा वजन के साथ बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती, ये सारी चीज़ें आपके इंटोनेशन के अंदर आती है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। तो टू हैव प्रॉपर इंटोनेशन, इंटोनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टू एक्वायर एबिलिटी टू रीड साइलेंटली विथ अंडरस्टैंडिंग, बच्चे यहाँ पर साइलेंटली पढ़े और समझ के साथ पढ़े। इंटोनेशन में भी वही चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया, ठीक है, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ पढ़े तो वो वहाँ पर रुके, ठीक है, साइलेंटली पढ़ रहे लेकिन वहाँ पर रुके, फिर थोड़ा सा कुछ सेकेंड का पोज देकर, कुछ माइक्रो सेकेंड का पोज देकर फिर आगे से कंप्लीट करें, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा आ गया तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है कि ये शब्द क्या बोल रहा है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ आनी चाहिए। टू मेंटेन एडिक्वेट स्पीड फ्लुएंटली एंड कंटिन्यूटी, मतलब जो भी स्पीड है उसकी वो अच्छी होना चाहिए, अच्छी खासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है, एक पैराग्राफ को पढ़ने में ही उसको 15 मिनट लग गए। जैसे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें वोकेबलरी इतनी हार्ड आती है कि 10 मिनट तो उस पैराग्राफ को पढ़ने में ही लग जाते हैं, और एक हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर स्पीड अच्छी खासी होना चाहिए। वो कब बनेगी, वो प्रैक्टिस से बनेगी, कब बनेगी, वो स्कीमिंग से बनेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, टू मेंटेन एडिक्वेट स्पीड, हम लोग बच्चे की बात करें तो इसकी स्पीड अच्छी खासी होना चाहिए। फ्लुएंटली बोले, ऐसा नहीं कि अटक अटक कर बोल रहा है, फ्लुएंसी भी आ जानी चाहिए और कंटिन्यूटी भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये किसकी बात हो गई, ये हमारी रीडिंग स्किल की बात हो गई। बात करते हैं स्पीकिंग स्किल की। देखो ये व्यक्ति जो है ये बोल रहा है स्टेज पर खड़े होकर, तो जूनियर लेवल पर बात करें तो वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए सिंपल और करेक्ट इंग्लिश के साथ, ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। सीनियर ग्रेड पर क्या करें, सोचने समझने की क्षमता और ट्रांसलेशन की पावर उसके अंदर आ जानी चाहिए। और क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हिमसेल्फ हर सेल्फ, लड़का हुआ तो हिमसेल्फ, लड़की हुई तो हर सेल्फ, फ्लुएंटली इन एनी सिचुएशन यूजिंग प्रॉपर स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन। जो हम लोगों ने रीडिंग में देखा था कि पढ़ने में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बोलने में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो किसी भी सिचुएशन हो गई, हम लोग स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं, सामने वाले ने कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, मान लो हिंदी में भी पूछ लिया, तो आप उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में बता पा रहे हो, मतलब कि सीनियर लेवल पर आपके अंदर ये क्वालिटी आ जानी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव की। अब जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। कोई भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है काफ़ी अच्छे से आप कर रहे हो,
तो ये आपकी स्पीकिंग स्किल को दिखाता है। टू मेंटेन एडिक्वेसी, फ्लुएंसी, स्पीड और कंटिन्यूटी, वही सारी चीज़ें, फ्लुएंसी आ जानी चाहिए। ठीक है। टू हैव प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस, वॉइस का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, वही जो हम लोग बात कर रहे थे पिच और इंटोनेशन की, कि कब कहाँ पर किस शब्द के ऊपर जोर देना है, कहाँ पर उसको हल्के में निकाल देना है। ठीक है। तो ये एडिक्वेट, ये सारी जो है प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस होना चाहिए। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सोचने की जो है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम लोग क्या करें, इंग्लिश के अंदर ही सोचें और इंग्लिश के अंदर ही बोलें। अगला है टू कन्वे अ फीलिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉपिक ऑफ द स्पीच। मान लो कि आपको स्पीच के लिए खड़ा किया गया है 15 अगस्त के दिन, आपको कोई एक वीरतापूर्ण जो होता है, वीर रस से भरा हुआ कोई एक मैसेज लोगों को देना है, तो आपका जो तरीका है बोलने का वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। उसी हिसाब से कैसे, आपके बोलने का तरीका, आपका गेस्चर, आपके खड़े रहने का तरीका, आपका पोस्चर, आप कैसे दिख रहे हैं, तो वो पूरा उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। तो स्पीच देते समय आपने क्या पहन रखा है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, आप किस तरीके से खड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो टू कन्वे अ फीलिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉपिक ऑफ द स्पीच। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं राइटिंग स्किल की। देखो ये बच्चा यहाँ पर लिख रहा है, तो राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करें ग्रेड वाइज ऑब्जेक्टिव की, तो ग्रेड वाइज में क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट वगैरह लिख पाए, थोड़े थोड़े शब्दों को लिख पाए जूनियर लेवल पर। सीनियर लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं तो एबल टू राइट एंड कंपोज आइडियाज यूजिंग द राइट फ्रेजेस, ईडियम और स्ट्रक्चर। मतलब जूनियर लेवल पर उसे बेसिक इंग्लिश आ जानी चाहिए, लेकिन सीनियर लेवल पर उसको ईडियम, मुहावरे, फ्रेजेस, लोकोक्तियाँ जो है उनको सही से समझ पाए, उनका कहाँ प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें उसको आ जानी चाहिए। जैसे फॉन्ड ऑफ लिखते हैं तो फॉन्ड ऑफ का मतलब आदि होता है, तो फॉन्ट के साथ ऑफ लगाने पर क्या बन जाएगा, ऐसे उसको पता होना चाहिए। रेड का मतलब लाल होता है, लेटर का मतलब पत्र होता है, और डे का मतलब दिन होता है। रेड लेटर डे मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये इडियम में इसका मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट दिवस। तो ये यहाँ पर बच्चों को वो चीज़ें आ जानी चाहिए, और वो जब भी कोई लिख रहा हो तो उसके अंदर इन शब्दों का वो प्रयोग कर पाए। ये सीनियर लेवल की बात होगी। सेकेंडरी ग्रेड की बात करते हैं, द प्रोडक्शन स्किल कंटिन्यू विद सीनियर लेवल एबिलिटीज बट दे कैन थिंक मोर क्रिटिकली। उसका सोचने का तरीका और ज़्यादा फैला हुआ होना चाहिए, और ज़्यादा क्रिटिकल मतलब कि और सोच समझ का विकास उसके अंदर हो जाना चाहिए, है ना। तो ये ग्रेड वाइज हो गए। जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू एड नीटनेस एंड ब्यूटी टू द राइटिंग। जैसे कि हम लोग दिखते हैं, मतलब क्या ही, मतलब मैं अपना ही बता देती हूँ, जब भी लिखती हूँ तो इतनी काटापीटी कर देती हूँ, तो वो वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, तो एक नीटनेस, एक क्लीननेस आना चाहिए, बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। शब्द बिल्कुल, हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि मोती जैसे लिखो, वैसे वाले होना चाहिए। ठीक है। हालांकि होते नहीं हैं, बट ऐसे होना चाहिए। टू एक्वायर एन एडिक्वेट स्पीड इन राइटिंग, एक स्पीड अच्छी खासी आ जाना चाहिए राइटिंग। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखी और फिर सोच रहे हैं क्या लिखे, अगली लाइन क्या लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइटिंग में अच्छी फ्लुएंसी भी होना चाहिए और स्पीड भी अच्छी खासी होना चाहिए। अगला, एबल टू राइट एंड कंपोज आइडिया यूजिंग द राइट फ्रेजेस, ईडियम एंड स्ट्रक्चर। आप अपने आइडिया को बहुत अच्छे से कंपोज कर पा रहे हो, अच्छे से फ्रेजेस वगैरह सब कुछ, ईडियम वगैरह का आप उसके अंदर प्रयोग कर पा रहे हो। टू एक्वायर लाइजिबिलिटी, मतलब बहुत प्रॉपर वे में लिखे, ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ कर दें, वैसी वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको शब्दों को लिखना पड़ेगा, तभी आपका जो मैसेज है दूसरा सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा, नहीं तो कुछ का कुछ भी समझ में आ सकता है सामने वाले को। ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश है, एक ऑफ को आप कुछ भी, एक ऑफ को हटाकर आप उसका अर्थ का अनर्थ कर सकते हो, उस तरीके से आप समझते हैं हम लोग किस तरीके से फ्रेजेस वगैरह बनाते हैं, तो बहुत मीनिंग निकलता है हर एक शब्द का, तो बहुत ध्यान से हमें शब्दों को यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है। चारों स्किल आपको समझ में आ गई। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, लिसनिंग को सीखता है, धीरे धीरे स्पीकिंग करता है, क्योंकि स्कूल में जाया, लिसनिंग उसने करी, फिर स्पीक उसने बोलना स्टार्ट करा, फिर उसने किताब में पढ़ना स्टार्ट करा, और फिर मैम हमको होमवर्क देती है ना, वो 3 लाइन वाली, 3 लाइन वाली कॉपी रहती है, उसमें ए लिखना सिखाती है ऐसे डॉट डॉट में, फिर हम लोग उसको फील करते हैं इस तरीके से, ए फॉर एप्पल होता है। तो ये सारी चीज़ें कब सीखते हैं, लास्ट में जब हमें 3 चीज़ें आ जाती है, जब हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग आ जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ब्लूम की टेक्सानोमी देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्सानोमी बता देते हैं, और 3 डोमेन को मैं आपके नाम बता देती हूँ, उस नाम से ही आप लोग समझ जाओगे कि तीनों डोमेन क्या होते हैं। सबसे पहले ब्लूम की जो टेक्सानोमी होती है, उनका हिरार्की कुछ इस तरीके का होता है। ये रिवाइज्ड वाला है, मतलब कि जो अपडेटेड आया था बाद में, वो वाला ही अपन यहाँ पर सीख रहे हैं। ये ब्लूम की टेक्सानोमी है और इसका रिवाइज्ड वर्जन है। कहाँ से स्टार्ट होता है,
बिलो टू टॉप, है ना, इस तरीके से चलता है। सबसे पहले रिमेंबर करना होता है चीज़ों को, उसको अपन सीखेंगे, फिर अंडरस्टैंड करना होता है, फिर अप्लाई करना होता है, फिर एनालाइज करना होता है, फिर इवेल्युएट करना होता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइडिया को क्रिएट कर लेते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती है, यहाँ पर आप छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू सीख पाओगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को रिमेंबर करना मतलब मेमोराइज करना, और रिकॉल इन्फॉर्मेशन करना मतलब कि पूर्व अनुभवों की यहाँ पर बात हो रही है। हिंदी में बात करें तो पास्ट एक्सपीरियंस जो पूर्व अनुभव है उनकी हम लोग बात करें। अपने पास पुराना ज्ञान क्या है पहले उसको याद करो, उसको रिमेंबर करो, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करो। यानी अंडरस्टैंडिंग में क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसका क्या सेंस निकल रहा है, क्या कोई पुरानी चीज़ से कनेक्टेड है, पुराने अनुभव में कुछ रखा हुआ है कैसे इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर यदि ये सारी चीज़ें होगी, आपने रिमेंबर कर लिया, पास्ट एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट कर लिया, आपने चीज़ को समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब आप उसको अप्लाई करो। मान लो आप एक लेटर लिख रहे हो, है ना, और आपको लेटर लिखना है कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता, इस तरीके का लेटर लिखना है। तो आपने इससे पहले ऐसा कोई लेटर लिखा है क्या, किसी भी टाइप का? तो लेटर की वो जो फॉर्मेशन होती है कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है, सैल्यूटेशन कहाँ पर देना है, वो सारी चीज़ें पता है। तो आपने पुराना अनुभव ऐड कर लिया, वो आपने रिमेंबर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आपके पास टॉपिक आ गया कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ गई कि आपको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना है, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपको एक्चुअल में समस्या क्या है। अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे, मतलब कि लिख दोगे, लेटर लिख दोगे। यूज इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, ठीक है। एनालाइज करना, अब टेक इन्फॉर्मेशन अपार्ट एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप। अब आप उसको एनालाइज करोगे नॉर्मली कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। वो सारी स्किल्स का प्रयोग करके एनालाइज करोगे। उसके बाद इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना मतलब क्रिटिकली एग्जामिन इन्फॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट। आप खुद को इवेल्युएट कर लोगे यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मली बच्चों को करते हैं, साथ के साथ टीचर खुद का भी इवेल्युएशन कर लेता है कि उसने पढ़ाया, वो अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन हो जाएगा। क्रिएट करना, यूज इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप और कुछ नया यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो ये ब्लूम की टेक्सानोमी होती है। ये तो बेसिक टेक्सानोमी है, इसके 3 डोमेन भी है, मतलब ये जो आप देख पा रहे हो ट्रायंगल, इसी तरीके से 3 और आते हैं, ठीक है, 3 और होते हैं। तो आप 3 के नाम देख सकते हो। एक होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन होता है। एक होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसको हिंदी में भावनात्मक डोमेन बोला जाता है, जो हमारी फीलिंग्स वगैरह से कनेक्टेड होता है। इसमें भी 6 पॉइंट होते हैं, साइकोमोटर में भी 6 होते हैं। और एक और चीज़ आती है इसके अंदर, एक तो हमारा अफेक्टिव हो गया, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। एक हमारा साइकोमोटर डोमेन हो गया ट्रायंगल का पूरा, और एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक सूझ समझ शक्ति का विकास। तो ये 3 प्रकार के डोमेन होते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि एक ऐसे ही एग्जाम्पल में पूछ ले कि सोच समझ शक्ति का विकास होना, अंडरस्टैंडिंग बनना, तो वो आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है। अब फीलिंग से रिलेटेड कोई पूछ ले, इमोशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपसे पूछ ले, तो आपका अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा। बाकी साइकोमोटर में साइकोलॉजिकली जितनी भी चीज़ें आती है कि आप साइकोलॉजी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो वो आपका पूरा साइकोमोटर डोमेन के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लूम की टेक्सानोमी हो गई। और होगा तो ये इमेज जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी तीनों डोमेन की, क्योंकि उसमें 6 नाम है, मतलब 18 नाम आपको उसमें पढ़ना पड़ेंगे कि इमोशंस में कौन कौन सी, जैसे अफेक्टिव डोमेन है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, इस तरीके से, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते, कि सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है और बेसिक स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आर टॉट यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन दे आर। वही क्वेश्चन सिमिलर सा लग रहा है कि जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो एक रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है, ईजीली अंडरस्टूड और यूज़ होना चाहिए, नॉट लर्न वेल, या फिर बिंग टॉट नेचुरली एंड सो इनेबल द लर्नर टू यूज देम इजीली, या फिर बिंग टॉट इन द सेम वे एज द लर्नर्स मदर टंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, रियल लाइफ सिचुएशन से समझने की बात हो रही है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस बच्चों को नेचुरली सिखाएं, ताकि बच्चा क्या कर पाए, उस लैंग्वेज को यहाँ पर ईजीली सीख पाए, ठीक है। मदर टंग में अपन आंसर नहीं कर सकते, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी सोचा था तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्राइमरी लेवल पर बताया जाता है कि बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए आप मदर टंग का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल जो होते हैं उस पर आप मदर टंग का यूज़ नहीं करते हो। जैसे इंग्लिश सिखा रहे हो तो आपका एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में ही होना चाहिए। आप इंग्लिश को हिंदी में या उसकी मदर टंग जो है कन्नड़ वगैरह कोई भी लैंग्वेज उसके अंदर ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ा सकते हो। तो अपन आंसर यहाँ पर मदर टंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी सिचुएशन से सिखाओ ताकि उसको समझने में यहाँ पर आसानी हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग में कौन सा तरीका नहीं होता है, मेमोरी,
डिफरेंशिएशन, रिटेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों को कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, हमने देखा था टीचिंग हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में होती है। तो डिफरेंशिएटेड इसका जस्ट उल्टा होता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर पढ़ाना नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लिसनिंग स्पीकिंग करवा दी क्लास 3rd में, क्लास 4th में आप स्पीकिंग करवा रहे हो, क्लास 5th में राइटिंग करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। चारों स्किल को आपको एक साथ पढ़ाना पड़ता है, चाहे कम लेवल पर है, 3rd क्लास का बच्चा है तो उनको बेसिक चीज़ें सिखा दो चारों, फिर 4th में आएगा तो थोड़ा हायर लेवल की चारों स्किल सिखा दो, ऐसे करके 5th में थोड़े ईडियम्स वगैरह बता दो, टेंस वगैरह सिखा दो। चारों स्किल आपको एक साथ ही पढ़ानी पड़ती है, इसे आप अलग अलग करके नहीं पढ़ा सकते। मतलब कि डिफरेंशिएशन मतलब टुकड़ों में बांटकर आप नहीं पढ़ाओगे, हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में आपको पढ़ानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A learner's competence in English will improve when she or he receive the learning experience that is appropriate. A learner competence in English will improve. लर्नर जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनका इंग्लिश हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं जब वो रिसीव करें लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो कि क्या हो, इक्वल लेवल का हो, मतलब एक सेम लेवल का चल रहा हो, तो वो बच्चा अच्छे से लैंग्वेज को ग्रहण कर सकता है। क्या बहुत हायर लेवल का हो, स्लाइटली मतलब अच्छे हायर लेवल का हो, एक रेंज उसके अंदर मिले, मतलब सीखने की अलग अलग चीज़ें उसको मिले, या फिर स्लाइटली ईजियर लोअर लेवल उसका हो। तो एक रेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 3rd लेवल पर है तो वो इजी चीज़ों को सीख रहा है, 4th में थोड़ी हायर, 5th में हायर, है ना। तो ऐसे बढ़ती जाएगी स्किल्स उसकी। तो ये एक रेंज बताती है, ये क्या बताती है, पूरी एक रेंज को बताती है कि किस लेवल पर बच्चा कैसे सीखा है, उसकी मेंटल एबिलिटी को यहाँ पर शो किया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, करिकुलम शुड इनेबल द लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, दिस इन्वॉल्व। करिकुलम क्या है, बच्चों को क्रिटिकली सोचने के लिए क्या करता है, बताता है। करिकुलम क्या बोलता है कि बच्चे क्रिटिकल तरीके से सोचे। क्रिटिकल मतलब कि वही कि बहुत क्रिएटिविज्म, बहुत कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से सोचे, मतलब उनके पास सोचने के बहुत अच्छे तरीके और गहन चिंतन वो करे। हिंदी में यदि एग्जैक्ट मीनिंग निकालें तो ये चीज़ें क्या बताती है, एबिलिटी टू लर्न द इन्फॉर्मेशन, क्या वो इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं। एबिलिटी टू फाइंड फॉल्ट, गलतियाँ क्या हो रही है उसको समझ पा रहे हैं। तीसरा है एबिलिटी टू केयरफुली एनालाइज एंड इवेल्युएट द सिचुएशन, वो किसी भी सिचुएशन को केयरफुली समझ पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको। या फिर एबिलिटी टू थिंक फ्रीली, बहुत फ्री तरीके से वो सोच पा रहे हैं। तो देखो एग्जैक्ट आंसर क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू केयरफुली एनालाइज एंड इवेल्युएट द इन्फॉर्मेशन। अभी ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देख कर आए थे कि क्या तरीके होते हैं, तो केयरफुली एनालाइज करे सिचुएशन को और उसका इवेल्युएशन करे। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकली सोचने का तरीका यहाँ पर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द होल लैंग्वेज परसेप्टिव इज, पूरी लैंग्वेज को सीखना है, उसमें LSRW सारे आ जाएंगे। टीचिंग ऑफ माइक्रो स्किल, जो छोटी छोटी स्किल्स होती सबसे पहले उनको सीखे। टीचिंग ऑफ LSRW सेपरेटली, L को पहले सीखे, फिर S को, फिर R को, फिर W को, ऐसा होना चाहिए क्या। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इज एन इंटीग्रेटेड मैनर, एक इंटीग्रेटेड मैनर में मतलब चारों स्किल को एक साथ सीखे, या फिर उनकी एप्लीकेशन को सीख ले कि उनका प्रयोग क्या करना है। अभी हम लोग देख कर आए थे टीचिंग को कैसे सीखा जाता है, इंटीग्रेटेड मैनर में। सिर्फ एक शब्द याद होने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक तो वो रियल लाइफ सिचुएशन है ना, कि आप किसी भी चीज़ को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो चैप्टर 1 आपका जो है लर्निंग एक्विजिशन वाला आसानी से क्लियर हो जाएगा। दूसरे में आपको ये याद रखना है कि कोई भी स्किल है तो आप उसको कैसे पढ़ा रहे हो, हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ा रहे हो। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब कि सारी चीज़ों को आप एक साथ पढ़ा रहे हो। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इज एन इंटीग्रेटेड मैनर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, ठीक है, वाइल डेवलपिंग अ राइटिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। जब बच्चों की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे लिसनिंग की बात कर ली, स्पीकिंग की बात कर ली, रीडिंग की बात कर ली, और लास्ट में हमने राइटिंग की भी बात कर ली थी। तो हम स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रामर पढ़ा सकते हैं, वर्ड लिमिट बता सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया या फिर गुड हैंड राइटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चा अपने आइडिया को सबसे पहले एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहा है, इस चीज़ का हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टीचर इज रीडिंग अ लेसन फ्रॉम क्लास 3rd टेक्स्ट बुक अबाउट अ गर्ल मीना हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वेडिंग पार्टी। यहाँ तक समझो, एक टीचर जो है वो एक लेसन पढ़ा रही है कक्षा 3 के अंदर, जिसके अंदर एक लेसन आया है कि एक कक्षा 3 की एक बच्ची है मीना, वो क्या कर रही है, वो एक वेडिंग पार्टी अटेंड नहीं कर रही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, शादी में जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये मीना नहीं जा रही है। अब रीज़न सुनना क्यों नहीं जा रही है जो उस लेसन में दिया हुआ है, एज शी
डजेंट वॉन्ट टू लीव द स्पैरो अलोन लॉक्ड इन हर हाउस, क्योंकि उसके घर में एक स्पैरो है, वो उस स्पैरो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो उसके पिंजरे में रहता होगा, बट वो ये चाहती है कि वो भी उसका ध्यान रखे, उसको अकेले घर में नहीं छोड़। जैसे नॉर्मली हम लोग बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, वैसे यहाँ पर मीना जो है अपने स्पैरो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। सडनली अ बॉय अली स्टैंड अप, वहाँ पर क्या होता है जब टीचर ये कहानी सुना रही है, अली नाम का एक बच्चा है क्लास के अंदर खड़ा होता है और बोलता है and tells the teacher how one day he saved an injured pigeon which was lying in his balcony, है ना। अली लड़का है, in his balcony। क्या हुआ था कि टीचर ऐसा लेसन पढ़ा रही है कि देखो मीना जो है कभी भी अपना जो स्पैरो है उसको अकेला नहीं छोड़ती है क्योंकि वो उसकी बहुत केयर करती है। अचानक से क्या होता है, कक्षा के अंदर अली आकर खड़ा हो जाता है, अली खड़ा हो जाता है, बैठा रहता है, कहानी सुन रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि मेरे जो बालकनी है घर की, उसके अंदर है ना एक पीजन आकर गिर जाता है, पीजन कबूतर आकर गिर जाता है क्योंकि हम लोग पतंग उड़ा रहे थे तो उसकी गला कट जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ पर आकर गिर गया है, ठीक है। तो सो अलीज रिएक्शन टू हिज सन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मतलब इस लेसन के ऊपर, वो लेसन है तो अली का जो ये रिएक्शन था उस लेसन के ऊपर, ये क्या चीज़ डिफाइन करती है। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही आपके क्रिटिकल क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पर आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और फिर आपको बताया जाएगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ ओरल लैंग्वेज इन द क्लास, मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहा है, एक अवसर ले रहा है ताकि वो अपनी ओरल लैंग्वेज को क्लास में यूज़ कर पाए। हिज अटेंशन सीकिंग नेचर इन द क्लास, मतलब उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है क्लास के ऊपर है। तीसरा है इंटरप्टिंग द टीचर इन द क्लास, मतलब वो क्लास के अंदर टीचर को इंटरप्ट कर रहा है। इंटरप्ट करना इन द सेंस के बीच बीच में बोलने वाली चीज़ हो गई, टीचर लेसन पढ़ा रही है और बीच में वो इंटरप्ट कर रहा है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसी वाली चीज़ हो गई। कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अपने टेक्स्ट को पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा समय ले सकते हैं इस चीज़ को सोचने के लिए कि आखिर ये सिचुएशन बता क्या रही है। टीचर लेसन पढ़ा रही है और बच्चा अपनी बात बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और उस टाइम पर मैंने ये काम किया था। क्या सिचुएशन यहाँ पर लग रही है आपको? क्या ये बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्किल को बता पाए कि देखो मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, या फिर तुम शर्माते हो मैं बोल देता हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आती है ना बच्चों के अंदर। बहुत बच्चे शाय होते हैं जो अपने डाउट भी नहीं पूछते और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच बीच में बोलते हैं। तो कैटेगरी होती है बच्चों की भी, शाइनेस होती है, एक हाइपर एक्टिव बच्चे भी होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा समय लीजिए इसको सोचने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और सिचुएशनल भी है। क्या आंसर होगा? कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब वो जो लेसन था उसको वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहा है, मतलब वही रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके पढ़ रहा है। नॉर्मली बोला जाता है टीचर क्या करे, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाए, तो यहाँ पर आपका करिकुलम ही ऐसा है कि यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस शो किए जा रहे हैं एक बच्ची के। तो वहाँ पर बच्चा भी क्या करता है, खुद की एक्सपीरियंस बता देता है कि मैं भी कितना वो हूँ, मतलब मैंने भी एक पिजन की जान यहाँ पर बचाई थी क्योंकि वो बालकनी में आकर गिर गई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। एक अपॉर्चुनिटी, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख रहा है कि मैं बीच में बोलूँगा तो मैं मैम का फेवरेट बन जाऊँगा, या फिर वो सबका अटेंशन पाना चाहता है क्लास के अंदर कि सब उसकी बात को सुने, ठीक है। टीचर बोल रही है लेकिन सब उसकी बात को बीच में सुने, सब उसको माने कि हाँ ये कितना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। टीचर को इंटरप्ट करने का पर्पस भी उसके पास नहीं था, ठीक है। पर्पस क्या था कि वो अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करना चाहता था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ टीचर हैज़ गिवन अ टास्क टू बी डन इन ग्रुप्स, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द टीचर ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, है ना। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है? अ टीचर हैज़ गिवन अ टास्क टू बी डन इन अ ग्रुप, एक टीचर को टास्क दिया गया जो सॉरी एक टीचर क्या करता है, ग्रुप के अंदर एक टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है। व्हाट विल बी द रोल ऑफ द टीचर ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, वहाँ पर एक टीचर का रोल क्या होगा? इंश्योरिंग दैट एवरीवन इन अ ग्रुप पार्टिसिपेट इन द टास्क एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ रिक्वायर्ड, मतलब वो टीचर ये अश्योर कर ले कि हर एक बच्चा ग्रुप का है, पार्टिसिपेट करे, मतलब ऐसा नहीं कि 8 लोगों का ग्रुप है तो 3 बच्चे काम कर रहे हैं और बाकी के 5 बच्चे पीछे बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और क्या करे, यदि उन्हें आवश्यकता लगती है तो उनको सपोर्ट भी करें। दूसरा ऑप्शन देखिए, द टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी टू द ग्रुप्स एंड शी शुड सिट असाइड ऑन अ चेयर, यहाँ पर टीचर क्या कर सकता है कि
फुल छूट दे दे कि तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मैं तो पीछे चेयर पर जाकर सो जाऊंगा, ठीक है, तुम्हारा जितना काम करना है, तुम्हारे 1.5 घंटा मिला है लैब में बैठने का, तुमको जो मस्ती करनी है तुम करो, मैं तो पीछे जाकर सो जाऊंगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनेगी क्या। तीसरा, इंश्योर दैट स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। टीचर बोल दे कि तुमको शोर नहीं करना है क्योंकि बाहर प्रिंसिपल खड़े, मैंने रूम का गेट लगा दिया, तुमको जितनी मस्ती करना है, पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, बातचीत करनी है, जो करना है वो करो, बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए, है ना। नॉर्मली टीचर ऐसा ही करते हैं। ऑप्शन डी की बात करें, इंश्योर दैट द टास्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम सो शुड रिमाइंड देम ऑफ द टाइम अगेन एंड अगेन। मतलब कि टास्क खत्म होने वाला है और टीचर बार बार याद दिला रहा है, 1 घंटा बचा है, 45 मिनट बचे हैं, 40 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बचा है, 59 सेकेंड बचे हैं, 5 सेकेंड बचे हैं, मतलब बार बार उनको टाइम रिमाइंड करवा रहा है। तो क्या टीचर का ये कार्य है? ऐसे सिचुएशन में तो देखो क्या होगा, जब हम लोगों को इस प्रकार से टाइम बताया जाता है 7 6 5 4 3 2 1 सेकेंड टाइम ओवर, तो ऐसे में हम लोग जो कार्य कर पा रहे होते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है कि क्लास में आवाज़ मत करो। ऑप्शन बी भी गलत है, तो एक ही सही आंसर बचा है जो कि ऑप्शन नंबर 1। इंश्योर दैट एवरीवन इन अ ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप का हर एक मेंबर पार्टिसिपेट करे, और टीचर की यदि आवश्यकता लगती है तो बच्चे यहाँ पर टीचर को बोल सकते हैं कि हमको आपकी आवश्यकता लग रही है, मीन्स कि हमको आपकी हेल्प चाहिए, है ना। तो टीचर को भी अलर्ट रहना है और बच्चों को भी अलर्ट करना यहाँ पर जरूरी है। टीचर आराम से चेयर पर जाकर नहीं बैठ सकता है, वो सो नहीं सकता है, उसको भी हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान रखना है कि हर एक बच्चा वहाँ पर ग्रुप में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। ग्रुप बनाने का मीनिंग ही ये होता है, जैसे कोई शाय लर्नर हो गया तो वो क्या करे, शाय लर्नर शर्माए ना वहाँ पर, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि 2-3 इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो काम कर रहे हैं और शाय बच्चे चुपचाप खड़े हुए उनको देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव लिसनिंग इज। इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन, लिसनिंग फॉर वर्ड्स स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, लिसनिंग टू फाइंडिंग आउट एटीट्यूड। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग कब होगी? आप कब अच्छे से सुनोगे? जब आप सुनोगे और उसका रिस्पॉन्ड करोगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन पा रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई करोगे, तो वो एक इंटरेक्टिव लिसनिंग होगी। लिसनिंग क्या होती है? आप एक सुनकर रिप्लाई कर रहे हो तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ, आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एक इंटरेक्टिव लिसनिंग यहाँ पर कहलाएगी। मतलब आपका मूड होगा तो आप कमेंट करोगे और आपका मूड नहीं होगा तो आप कमेंट नहीं करोगे, ये चीज़ तो फिर मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगी, ठीक है। आपका मूड अच्छा हुआ तो मुझे अच्छे रिप्लाई मिलेंगे और आपका मूड अच्छा नहीं हुआ तो आप रिप्लाई नहीं करोगे, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसी वाली बात नहीं होती है ना। लिसनिंग फॉर वर्ड्स स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, ठीक है, वर्ड स्ट्रेस और एम्फेसिस को समझ पा रहे हो, उससे ज़्यादा है कि आप रिस्पॉन्ड करो, ये ज़्यादा अच्छी लिसनिंग हो जाएगी। लिसनिंग टू फाइंडिंग आउट एटीट्यूड्स, आप एटीट्यूड फाइंड आउट करो किसकी, सामने वाले की टोन कैसी है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है कि आप सुनो और उसका क्या करो, रिस्पॉन्ड करो, ताकि सामने वाले को भी समझ आए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक इस प्रकार के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से वो कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो कि रियल लाइफ सिचुएशन वाले होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन दो कॉन्सेप्ट को आप लगा कर देखना, मोस्टली आंसर आपके सही होने लग जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ ग्रामर। इसको भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि 4 आप देख पा रहे हो, सबसे पहले लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं, उसके बाद वो रीडिंग करते हैं, उसके बाद उनका राइटिंग होता है, फिर वो यहाँ पर सबसे पहले लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और एट द लास्ट क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर 2 चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, एक तो अप्रोच क्या होती है और एक होती है मेथड। तो यहाँ पर शॉर्ट में अपन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मेथड क्या होती है, हम जो टीचिंग मैगजीन्स पढ़ते हैं, है ना, मतलब कोई भी एक मेथड हो गई कि मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना है, मैं तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगी कि मैं पहले रूल्स लिखवाऊंगी, इंग्लिश के मैं पहले रूल्स लिखवा दूंगी कि ये रूल होते हैं, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल दे दूंगी। तो ये क्या है, मेरी मेथड है। एक मेथड एक होती है और बहुत सारी मेथड को मिलाकर एक अप्रोच का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर, जैसे हम लोग वृद्धि और विकास करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, कि ग्रोथ छोटा होता है और विकास उसका एक लार्ज एरिया होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, ये एक मेथड होती है और ये क्या होती है, पूरा बॉक्स जो है आपका अप्रोच होती है। बहुत सारी मेथड को मिलकर किसका निर्माण किया जाता है, अप्रोच का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर सोच लिया कि मैं तो सिर्फ रूल्स पढ़ाऊंगी, पहले नॉर्मली मैथ्स में आपको सूत्र लिखवाए जाते हैं, फॉर्मूला लिखवाया जाता है और उसके बाद उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये एक मेथड होगी। इसी तरीके से आपने 10-12 मेथड और लगा ली, जैसे कि
और भी कोई तरीके हो गए, जैसे कि मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर पहले आप उनको एग्जाम्पल, रियल लाइफ के एग्जाम्पल बता रहे हो, फिर कर रहे हो, तो वो आपकी एक मेथड और होगी। तो ऐसे हज़ारों मेथड मिलकर क्या करती है, एक अप्रोच का निर्माण करती है। हज़ारों तो क्या, मोर देन 2 मेथड, 2 मेथड से ज़्यादा यदि होती है तो वो क्या बन जाती है, फिर हमारी एक अप्रोच बन जाती है। मैं इसके आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बता दूंगी, अभी अपन थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। इट इज़ अ सेल्फ एविडेंस वे ऑफ रीचिंग द डिजायर गोल। ऐसा नहीं होता है कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे, बस आपकी खुद की अपनी एक अप्रोच होती है, एक सेल्फ एविडेंस वे होता है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, अप्रोच हो जाएगी। और मेथड क्या होती है, अ मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन लैंग्वेज मटेरियल टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू द पीपल्स, या फिर स्टूडेंट के लिए आप एक तरीका अपना रहे हो ताकि वो उस मेथड के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा पाओ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आती है, कुछ छोटी छोटी सी टर्म आती है जो आप आपकी किसी भी प्रकार की पेडागोजी उसके अंदर पढ़ते हो। मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और ग्राफोलॉजी, ऐसे तो टोटल 9 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी एग्जाम में आपके आ सकते हैं वो वाले पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी से पहले हम लोग यहाँ पर फोनोलॉजी पढ़ेंगे। फोनोलॉजी में क्या किया जाता है, साउंड का सिस्टम जो है उसको समझा जाता है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है। जैसे कि आप शब्द बोल रहे हो, जैसे ABCD, तो हर एक साउंड का यहाँ पर संबंध समझा जाता है कि साउंड को कैसे बोलना है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक वर्ड जो है ना, एक एक शब्द जो है उसका आप साउंड समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, हर एक शब्द को समझने की कोशिश की जा रही है, उसके साउंड को समझने की। तो वो चीज़ आपके लिए फोनोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन की बात की जाती है। कोई भी शब्द बना है तो वो कैसे बना है, काऊ बना है तो कैसे बना है, कैट बना है तो कैसे बना है। अब यहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन आप क क्यों कर रहे हो, स क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो सारी स्टडी आपकी मॉर्फोलॉजी में आती है। सिमेंटिक क्या होता है, इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो, सारे शब्दों का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, सिमेंटिक हमारी यहाँ पर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी यहाँ पर, सिमेंटिक। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सिंटैक्स की बात करते हैं, इट डील विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंस। यहाँ पर आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो सिमेंटिक्स से। सिंटैक्स में आप क्या करते हो, जैसे कि हमारे मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करना सीख जाते हो, तो उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो। वो चीज़ें आपके लिए क्या कहलाएगी, वो चीज़ें आपके लिए सिंटैक्स कहलाएगी। ग्राफोलॉजी क्या होता है, आप रिटर्न कर रहे हो, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, साउंड इन राइटिंग। आप चीज़ों को कैसे लिख रहे हो वो चीज़ें क्या कहलाती है, ग्राफोलॉजी कहलाती है। आप ट्रिक के थ्रू याद कर लो ताकि जल्दी से याद हो जाए। मॉर्फोलॉजी क्या है, वर्ड की इन्फॉर्मेशन है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसकी आप स्टडी कर रहे हो तो वो आपके लिए मॉर्फोलॉजी आ जाएगी। फ़ोन क्या हो जाएगा, फ़ोन पे क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है, तो फोनोलॉजी साउंड की स्टडी हो जाएगी। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक जो होता है उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या, है ना, तो वो सिमेंटिक यहाँ पर कहलाएगा। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में आप वर्ड फ्रेजेस का यूज़ करना सीखते हो। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे होता है। लुकिंग फॉरवर्ड, लुक का मतलब देखना होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे होता है, लेकिन लुकिंग के साथ यदि फॉरवर्ड लगा दिया तो उसका मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेकर, है ना। और ग्राफोलॉजी क्या होता है, आप कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, उस राइटिंग में आप उस चीज़ को जो भी आप बोल रहे हो उसको कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपके लिए ग्राफोलॉजी यहाँ पर कहलाएगी। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। मॉर्फोलॉजी क्या है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी साउंड सिस्टम का सिस्टमेटिक स्टडी होता है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच होता है, या फिर स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल एस्पेक्ट, या इट डील विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन देख कर आए थे। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड फॉर्मेशन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन है मतलब वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। साउंड का बोल रहे हो तो वो फोनोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हो मतलब रिटर्न फॉर्मेशन, ग्राफोलॉजी उसको बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पर क्रैक कर पाओगे। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड कब आता है जब आप फोन सॉरी साउंड कब आता है जब आप फ़ोन करते हो, फ़ोन करते हो मतलब फोनोलॉजी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर कर पाओगे, बहुत आसान आपको ये चीज़ें लगेगी। ग्राफोलॉजी क्या होता है, ग्राफ कब बनाते हो आप,
मैथ्स में हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ बनाए ना, इस तरीके की वो ग्राफ कॉपी होती है, चौकड़ी चौकड़ी वाली, इस तरीके से। फिर आप उसमें ग्राफ बनाते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। तो लिख रहे हो मतलब कि राइटिंग ऑप्शन में आ जाना चाहिए। तो राइटिंग कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन राइटिंग। जो भी आप बोल रहे हो आप उसको राइटिंग फॉर्म में लिखते हो, तो वो आपके लिए ग्राफोलॉजी यहाँ पर कहलाएगी। विच एलिमेंट इज डील विद द फ्रेजेस, क्लासेज एंड सेंटेंस। फ्रेजेस जो होती है, मुहावरियाँ जो होते हैं, क्लासेज जो होती है, सेंटेंस जो होते हैं, उसके साथ डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स यहाँ पर बोलते हैं। टुडे इज़ द रेड लेटर डे। आज मेरे लिए रेड लेटर डे, आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मैं आपको इतनी अच्छी क्लास पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। कल से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आज न्यू स्टूडेंट की क्लास लूँगी, तो ये रेड लेटर डे मेरे लिए है। तो अब आप ये बताओ कि रेड लेटर डे यहाँ पर क्या है। मॉर्फोलॉजी है, सेंटेंस के अंदर रेड लेटर डे मॉर्फोलॉजी का कार्य कर रहा है, सिंटेक्स का कार्य कर रहा है, सिमेंटिक का कार्य कर रहा है, या फिर ग्राफोलॉजी का कार्य कर रहा है। किसका कार्य करेगा, सिंटेक्स का कार्य करेगा, क्योंकि फ्रेजेस, ईडियम्स, क्लासेज, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी सिंटेक्स के अंदर आती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था पर्टिकुलर, ये अपन पॉइंट देख लेते हैं। लिसनिंग और रीडिंग क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टिव स्किल होते हैं। रिसेप्टिव मतलब कि आप इनपुट दे रहे हैं। आपको पता है 4 स्किल होती है, कौन कौन सी होती है, LSRW होती है। तो इसमें से लिसनिंग और रीडिंग क्या होती है, रिसेप्टिव होती है, मतलब कि इनपुट स्किल होती है। इनपुट होती है मतलब आपको सुनना पड़ता है, आपको ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, लिसनिंग करना है, मतलब मैं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ अभी सुनना है, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाएगी आपके लिए, रिसेप्टिव स्किल कहलाएगी। और स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीक करने में क्या करना पड़ता है, मेहनत लगती है, बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। बिना कुछ करे, बिना मेहनत लगाया बोल नहीं पाओगे, आपको मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा, तो ये आपका एक प्रोडक्टिव स्किल है। और राइटिंग, लिखना पड़ेगा, मतलब हाथों की मेहनत लगेगी, बिना हाथ चलाए तो लिख नहीं पाओगे आप अपनी आंखों से, है ना। तो यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। इससे सामने वाले को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आप कुछ बोल रहे हो, मतलब कि जैसे कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट दे रहा होता है, प्रिंट मशीन से आउटपुट निकल रहा होता है। तो स्पीक करना भी एक तरीके से आउटपुट है, और लिखना भी एक तरीके से आउटपुट है। जो आपने लिखा वो सामने वाले को मिल रहा है, मतलब उसको क्या मिल गया, आपका आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिसनिंग और रीडिंग आर ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिव स्किल। आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज रिसेप्टिव स्किल, फिर उसने दो के पेयर बना दिए थे, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग या फिर लिसनिंग। तो फिर 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सी 2 रिसेप्टिव, मतलब आप ग्रहण करोगे। रिसेप्ट करना मतलब आप ग्रहण कर रहे हो, तो लिसनिंग और रीडिंग को आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और स्पीकिंग और राइटिंग को आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, आउटपुट दे रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो। तो वो चीज़ें आपके लिए क्या कहलाएगी, इनपुट आउटपुट स्किल के अंदर इन चारों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे LR कर लो, आप नहीं याद हो रहा है अभी एकदम से, तो LR याद कर लो। LR आपके लिए क्या हो जाएगी, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी, और बीच की बची हुई SOW आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके याद कर लोगे तो शायद आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखो, अब 2 टाइप की रीडिंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक इंटेंसिव रीडिंग होती है और एक एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। आप ये मानकर चलना कि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, सीटेट हमेशा ही पूछता है, इसके बिना उसका पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपके भी बन सकता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इट इज़ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। इंटेंसिव में आप हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हो। लर्नर रीड द वर्ड बाय वर्ड, हर एक बच्चा, मतलब बच्चा जो है हर एक चीज़ को क्या करता है, एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश करता है, हर एक शब्द का मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। लर्नर्स डीपली अंडरस्टैंड द वोकेबलरी मीनिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट। यहाँ पर जैसे कि आपको क्लास 10th का एग्जाम देना था, आपने हर एक लाइन को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, क्योंकि क्या करना था, आपको जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा एज इट इज़ लिखना था, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ लिया, कहाँ कोमा है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ इन्वर्टेड कोमा लगेगा, हर एक चीज़ को, है ना। तो वो क्या कहलाएगी, वो इंटेंसिव रीडिंग आपकी कहलाएगी। इसकी खासियत आप देख सकते हो, इट कवर्स द नैरो एरिया ऑफ द टेक्स्ट, इट हेल्प द लर्नर ऑफ लर्निंग ग्रामर, ग्रामर समझने के लिए आसान होगा। इम्प्रूव द एक्सटेंसिव वोकेबलरी, ठीक है। हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को समझने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। मतलब हर एक चीज़ को डीप में पढ़ने की आवश्यकता होगी, किसके अंदर, इंटेंसिव रीडिंग के अंदर। जस्ट इसका उल्टा होता है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग। अब देखो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या दिया हुआ है, इट इज़ द नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर में एक एक शब्द तो आप पढ़ोगे नहीं, मेन हेडलाइन पढ़ लोगे कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायर ले लिया,
रिटायरमेंट हो गया उनका, उन्होंने रिटायर कर लिया क्रिकेट से। ऐसे करके मेन हेडलाइन आप पढ़ लोगे, पूरी डिटेल नहीं पढ़ोगे। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है कि आज इतने केस कोरोना के यहाँ पर हो गए, तो मेन हेडलाइन पढ़ ली, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। जैसे मैगजीन पढ़ ली, कोई भी बुक इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ ली, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर यहाँ पर कंसीडर की जाती है। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते हैं। दो चीज़ें और पढ़ेंगे, स्कीमिंग और स्कैनिंग। यहाँ पर क्या होती है, तो स्कीमिंग क्या होती है, रीडिंग द टेक्स्ट टू गेट जनरल आइडिया। स्कीमिंग और स्कैनिंग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जैसा ही। इंटेंसिव में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत डीप में पढ़ते हो, और एक्सटेंसिव में क्या होता है, जो एक जनरल आइडिया, एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेकर आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी एग्जाम देना है। जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, उसको आप पढ़ लोगे, बाकी को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। आपको यदि बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बॉलीवुड को स्किप कर दोगे। यदि आपको खेल में इंटरेस्ट नहीं है, जो एक गेम्स वाला पेज आता है पेपर में, उसको आपने स्किप कर दिया, आपने बॉलीवुड की सारी न्यूज़ पढ़ ली क्योंकि वो आपको लग रहा था हमारे काम की है ना, तो वो वाली चीज़ें हैं। अब स्कीमिंग क्या होता है, ऐसे ही स्कीमिंग और स्कैनिंग भी होते हैं। रीडिंग द टेक्स्ट टू गेट जनरल आइडिया, मेन आइडिया ऑफ एनी कंटेंट मैटर, टू गेट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। एग्जाम्पल, रीडिंग द टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, चार्ट etc इन द गिवन टेक्स्ट। वही चीज़ होगी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्कीमिंग कर रहे हो, पूरा तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जो भी चीज़ें आपको टाइटल लग रहा है, उसकी हेडिंग लग रही है, सब हेडिंग लग रही है, तो वो आप पढ़कर उसका इमेज देखकर आप समझ जाते हो कि ये कोरोना के केसेस, सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखा है, हॉस्पिटल में पड़े हुए, मतलब कोरोना केस की यहाँ पर बात हो रही होगी। आपका इंटरेस्ट है तो आप देखेंगे, नहीं है तो आप उसको पलटा देंगे। वो चीज़ें क्या है आपके लिए, स्कीमिंग कहलाती है। अब स्कैनिंग क्या कहलाती है, स्कैनिंग आपके लिए ये चीज़ कहलाती है, रीडिंग द टेक्स्ट टू फाइंड जस्ट अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली। एग्जाम्पल, फाइंड द कॉन्टैक्ट मैटर, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एनी कंपनी इन फोन डिक्शनरी। ठीक है, फोन डिक्शनरी, फोन डायरेक्टरी आपके पास है। आजकल तो चलो अपने मोबाइल में सारे नंबर सेव हो जाते, पहले तो फ़ोन डायरेक्टरी आती थी, उसमें ना A to Z सभी लोगों के लैंडलाइन नंबर रहते थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग H नाम से जाते थे, जैसे कि हर्षिता का नंबर निकालना है तो आप H पर जाओगे, या फिर उसका जो एक ऑफिशियल जिससे उसने रजिस्टर कर रखा है, उस रजिस्टर्ड नंबर पर आपको उसका नंबर मिलेगा, फिर आप उसको कॉल मिलाओगे। तो आप हर एक का नंबर नहीं चेक करोगे, पर्टिकुलर आपको H नाम पर जाना है तो आप H पर जाकर उसका नंबर देख लोगे। वैसे एक एग्जाम्पल अभी का भी आप ले सकते हो स्कैनिंग का, जैसे कि आपको देखना है कि आपके बिहार में, आपके पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो बिहार में क्या हो रहा है, कोरोना के कितने केस है, आपको पर्टिकुलर बिहार की जानना है, आपको अदर स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो पर्टिकुलर कोरोना केस में कहाँ पर बिहार की इन्फॉर्मेशन दिखी हुई है, जैसे सारे स्टेट का बताया कि इस स्टेट में इतने कोरोना केस है, पर्टिकुलर आपने क्या करा, बिहार को ढूंढ लिया, B4 बिहार ढूंढ लिया, और आपने क्या कर लिया, देख लिया कि हाँ हमारे बिहार में अभी इतने ज़्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, स्कैनिंग कहलाएगी। क्योंकि स्कीमिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है पेपर में, इसलिए मैं आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग पे इतना ज़्यादा जोर दे रही हूँ। स्कीमिंग क्या होता है, जस्ट एक बेसिक आइडिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ऑप्शन पढ़ने में स्कीमिंग करना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से पढ़ लो, जो आपका आंसर सही लग रहा है उसको ढूंढ लो। स्कैनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, वो आपके लिए स्कैनिंग हो जाएगी। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर, इन्फॉर्शियल रीडिंग। इन्फॉर्शियल रीडिंग के अंदर क्या होता है, while reading a lesson gather information about the knowledge which is not given directly in the text, like central idea of the passage, main theme of the passage। जैसे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, अनसीन पैसेजेस करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पोयम दे दी और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इनफॉर्शियल रीडिंग यहाँ पर कहलाएगा। फिर आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, आपने संज्ञान सुना है ना, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, संज्ञान, मतलब सूझ समझ शक्ति का विकास हो जाना, समझ, ब्रेन बेस्ड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन में वो चीज़ें आ जाती है कि संज्ञान का भी संज्ञान। अब आप बोल रहे होंगे अब संज्ञान का संज्ञान कौन सी बला आ गई हमारे ऊपर, तो देखो मान लो आप फ्यूचर की कल्पना कर रहे हो, हमारा फ्यूचर कैसे होगा, मेरे फ्यूचर में मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसकी प्लानिंग यदि आपने आज से करना स्टार्ट कर दी तो आप क्या है, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी आपके अंदर है। मतलब पुरानी चीज़ों, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं, जो आगे आने वाले आपका भविष्य काल में होने वाली चीज़ें हैं, उसको देखकर आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो, मतलब कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्किल है। क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति जो होता है सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देता है, पास्ट में जो हुआ उसको इग्नोर मारता है, और फ्यूचर में होगा जो देखा जाएगा, वैसी वाली चीज़ें होती है। तो मेटाकॉग्निशन क्या बताता है कि आप फ्यूचर को देखते हुए आज से काम स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपका मेटाकॉग्निशन एबिलिटी यहाँ पर कहलाती है।
ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्फर्शियल रीडिंग आपको समझ में आया। इन्फर्शियल रीडिंग क्या होता है? किसी भी हिडन टेक्स्ट को निकालने की कोशिश करना। हिडन चीज़ें क्या है? मेटाकोग्निशन क्या है? समझ के ऊपर समझ, मतलब आप सोचने को भी अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो वो आपके लिए मेटाकोग्निशन, एक अवेयरनेस कहलाएगा। शॉर्ट में बोले तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या फिर नोइंग अबाउट नोइंग, ये चीज़ें आपके मेटाकोग्निशन के अंदर आती है। एक हमने पढ़ा स्कीमिंग करना। स्कीमिंग में क्या होता है? हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना। और स्कैनिंग क्या होता है? जो अपन को इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको निकालने की कोशिश कर लेना। जो भी इम्पॉर्टेंट है आप उसको क्या कर रहे हो? निकालने की कोशिश कर रहे हो। एक बार और देख लो, स्कीमिंग क्या बता रहा है? आप एक जनरल आइडिया के लिए पढ़ रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक जनरल आइडिया के लिए आप पढ़ रहे हो। स्कैनिंग क्या हो जाएगी? स्कैनिंग में आप क्या करोगे? जो एक चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, पर्टिकुलर आपको आपके फ्रेंड का नंबर निकालना है, तो फ़ोन डिक्शनरी में जाकर आप उसी का नंबर निकालोगे। आपको किसी और के नंबर से कोई मतलब नहीं है ना। तो वो स्कीमिंग और स्कैनिंग हो जाएगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर है किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और अपन ने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ा था। इंटेंसिव में आप हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि आपको एग्जाम पास करनी है, तो आप डीप में पढ़ोगे उस चीज़ को। और एक्सटेंसिव में क्या हो जाएगा? जनरल पर्पस के लिए, एक इन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए, एक प्लेजर के लिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ पर कहलाएगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलो 2 पॉइंट और आते हैं। ऐसे 7 से 8 पॉइंट होते हैं, मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर कवर करवा दिए। ठीक है, 5 से 6 हम लोग अभी कर चुके हैं। अब अगला है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अपन कवर कर रहे हैं। नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग की डेफिनेशन आप देख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द स्टडी स्किल द स्टूडेंट राइट सम पॉइंट्स ऑन अ सर्टेन पैसेज टू रीड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टेकिंग मेकिंग क्या रखा हुआ है इन दोनों के अंदर। टेकिंग में क्या होता है? मान लो आप टीवी देख रहे थे, है ना, और कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा था जहाँ पर आपको बहुत काम की इन्फॉर्मेशन लगी। मान लो एक जीके, एक लाइक एक वो डीएनए आता है ना रात को, उसमें बहुत सारा जीके बताया जाता है। उसमें वो हिस्ट्री पूछता है कि बताओ आज के दिन में क्या हुआ था। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और उन्होंने जितनी जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई भारत के इतिहास के बारे में, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? नोट टेकिंग कहलाएगा। मतलब आप कभी किसी सेमिनार में गए हो, वहाँ पर कोई बड़े अच्छे व्यक्ति आए हैं जिनको बहुत अनुभव है, वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो आपको कुछ नॉलेज दे रहे हैं, तो आपने वहाँ पर एक कॉपी पेन लिया, फटाफट से उन्होंने जो भी बोला आपने सब चीज़ें धड़ 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 सारी चीज़ें लिख ली, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? नोट टेकिंग कहलाएगा। अब आप अपने घर आए, आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपको कॉल किया कि अच्छा तुम सेमिनार में गए थे ना, तुमने वहाँ पर क्या सीखा है, क्या तुम हमको बताओगे क्या? तो आप उनको हाँ बोल देते हो कि डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बोलते कि चलो कल मिलते हैं, कल तुम हमको बताना। तो फिर आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और आपने 3 घंटे का सुना था, तो आप 3 घंटे का एज इट इज़ तो उनको नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे? उसकी एक ब्रीफ समरी बनाओगे। ब्रीफ समरी बनाओगे मतलब कि 15 मिनट में एक्सप्लेन करने जैसा। जैसे उन्होंने 3 घंटे तक अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी बताया कि मैं वहाँ गया था, मैंने वो किया, तो आपने वो सब चीज़ें हटा दी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 15 मिनट में एक्सप्लेन होने जैसे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए, आपने वो नोट्स रेडी कर लिए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? नोट मेकिंग कहलाएगा। नोट टेकिंग क्या हो गया? सारी इन्फॉर्मेशन के एक रेडी करना, सारी इन्फॉर्मेशन का एक ब्यौरा रेडी करना। और नोट मेकिंग क्या हो जाएगा? खुद से नोट्स बनाना। खुद से मतलब अपनी समझ के आधार पर आप नोट्स बना रहे हो। तो नोट्स मेकिंग जो उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द स्टडी स्किल, इट इज़ द प्रोसेस वेयर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट दे हैव रिटर्न इन द नेम ऑफ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग में जो जो भी लिखा था उसकी ब्रीफ समरी क्या होती है? मेकिंग होती है। वाइल मेकिंग नोट्स नरेशन इज द फर्स्ट पर्सन हैज़ टू बी रिटर्न इन दिस थर्ड पर्सन। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है? हम लोग नरेशन पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में। जैसे कि नोट टेकिंग में सामने वाला जो व्याख्यान दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, उन्होंने बताया था कि मैं वहाँ पर गया था, तब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने मिसाइल को उड़ते हुए देखा, मैंने रॉकेट को उड़ते हुए देखा, मैंने वहाँ पर उसकी लॉन्चिंग देखी। तो जब आप नोट मेकिंग करोगे तो आप बताओगे कि वो व्यक्ति थे मिस्टर XYZ, वहाँ पर गए थे, उन्होंने रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा था। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का कन्वर्जन आप कर दोगे किसके अंदर? नोट मेकिंग के अंदर। बट मेन आइडिया ये है कि नोट टेकिंग से क्या बनता है? नोट मेकिंग बनता है। क्लियर है? ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई डोंट वांट कि ये आज मिस हो जाए, इसलिए आज अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अधिगम के ये जो आकलन है, असेसमेंट के 4 रूप कौन कौन से होते हैं? अधिगम का आकलन होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है, अधिगम के रूप में आकलन होता है और अधिगम में आकलन होता है। 4 टाइप के होते हैं। नॉर्मली हम लोगों से हमेशा एग्जाम में 3 प्रकार के तो पूछे ही जाते हैं। अधिगम का आकलन क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है।
तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले दो चीज़ें हमें पता है, योगात्मक आकलन क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। योगात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है समेटिव असेसमेंट, जो कि बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, जैसे कि आपका पेपर पेन टेस्ट होता है, ठीक है, एग्जाम हॉल में बिठाया जाता है, 2 घंटे का जो पेपर होता है वो आपका समेटिव टेस्ट कहलाता है, एट द लास्ट ऑफ द सेशन होता है, ठीक है। पूरा 1 साल या फिर 6-6 महीने का सेमेस्टर है, तो वो ख़त्म होने पर जो एग्ज़ाम ली जाती है वो समेटिव होता है। अब फॉर्मेटिव क्या होता है, जो सेशन के बीच बीच में लिया जाता है, जैसे छोटे छोटे से टेस्ट हो जाते हैं, मिड सेम हो जाते हैं, इस तरीके से जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया उसके नंबर वगैरह ऐड होते हैं, तो वो सारे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। अब अधिगम की अपन आकलन की बात करें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो बिल्कुल अंत में किया जाता है। मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या एग्जाम्पल आप यदि देंगे तो आप क्या देंगे, एग्जाम्पल आप दे देंगे समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या कहलाता है, जो कि बीच बीच में किया जाता है। तो गिव मी एग्जांपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जांपल दीजिए आप। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जांपल आप क्या दोगे, वहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, हिंदी में जो रचनात्मक आकलन होता है, वो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग, ये क्या होता है, इसमें छात्र अपना मूल्यांकन खुद कर लेता है। जैसे कि मैंने बच्चों को 10 में से 6 मार्क्स दिए, 6 नंबर उनको आए, तो फिर वो देखेंगे कि यार 4 नंबर कहाँ पर कट गए, अच्छा इस टॉपिक में 4 नंबर कट गए, मतलब मुझे वोकैबुलरी नहीं याद है, तो मुझे वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी। बच्चा खुद ही देख रहा है, मैंने तो उसको बोला नहीं, मैंने तो नंबर दे दिए, बस उसने खुद से खुद को जज कर लिया, या फिर खुद से वो पढ़ते हुए देख रहा है कि यार वोकैबुलरी उसकी अच्छी नहीं बन पा रही है, वो बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो यदि वो खुद से कर रहा है तो वो आपके लिए अधिगम के रूप में आकलन कहलाएगा। मेनली एग्जाम में 3 आपसे पूछे जाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। के लिए क्या होता है, उसके दौरान या बीच बीच में कर लिया जाता है, के रूप में बच्चा खुद ही कर लेता है। और एक असेसमेंट इन लर्निंग होता है, जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू स्टडी, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अपन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अचानक से आपसे कुछ पूछ लिया कि आपको ताजमहल के बारे में पता है क्या, तो अभी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट है मतलब जनरल नॉलेज की बात है, बट अब भी कनेक्टेड नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पर अपन कोई जनरल नॉलेज वाली बात कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट इन लर्निंग आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। चारों चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि यहाँ पर एक शेफ़ जो है, बावर्ची जो है, बीच बीच में अपने खाने को चखता है, अपने बीच बीच में अपने खाने को टेस्ट करता है, विच इज़ टाइप ऑफ असेसमेंट, ये किस टाइप का असेसमेंट होगा, तो वो हमारे लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, क्योंकि भाई बावर्ची है, खाने को बीच बीच में चख रहा है कि सही बना है कि नहीं बना है, तो वो आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करें रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट, अभी हमने देखा था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, क्योंकि बीच बीच में किया जाता है, ठीक है, सेशन के बीच बीच में किया जाता है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा यहाँ पर कहलाएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट विच इज़ फॉर लर्निंग, ठीक है, बीच बीच में करते हैं, टीचर बच्चों का बीच बीच में करता है। अच्छा, वो बावर्ची वाला जो एग्जाम्पल है, लेट मी करेक्ट, बावर्ची वाला जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग कहलाएगा। असेसमेंट एज लर्निंग क्यों होगा, क्योंकि बावर्ची खुद का एनालिसिस कर रहा है। यदि बाहर से कोई आकर, मान लो कि उस एग्जाम्पल की भी बहुत सारी कंडीशन है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, तो 2 कंडीशन बनती है, जैसे कोई एक शेफ़ है या फिर एक बावर्ची है, नॉर्मली आप समझ लो एक बावर्ची है, वो खुद का एनालिसिस कर रहा है कि यार इसमें नमक कम है, यार इसमें शक्कर ज़्यादा पड़ गई है, हलवे में बहुत ज़्यादा शक्कर हो गई है, ठीक है, या फिर ये बहुत ज़्यादा पक गया है, तो ये वो खुद से टेस्ट कर रहा है, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग कहलाएगा, मतलब कि वो खुद का कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शेफ़ है, ठीक है, अब उसका बॉस बार बार आकर चेक कर रहा है कि तुमने खाना कैसे बनाया, आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, आज फॉरेन से गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम्हारा खाना उस तरीके का होना चाहिए। बीच बीच में उसका मालिक आकर टेस्ट कर कर जा रहा है, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि वो मालिक आकर कर रहा है ना, बॉस आकर कर रहा है, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और शेफ अपना खुद का कर रहा है, बावर्ची अपना खुद का कर रहा है, तो वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग कहलाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, ओके। चलो एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू पीयर्स टू एक्सचेंज देयर नोटबुक एंड मेक करेक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीचर, व्हाट डज शी डू। ये नॉर्मली टीचर हमारी क्लास में ऐसे ही करते हैं। देखो क्या होता है कि मान लो 50 बच्चे हमारी क्लास में, तो टीचर बेचारा कितने बच्चों की कॉपियाँ चेक करेगा, तो वो क्या करता है, रैंडम बच्चों को कॉपियाँ दे देता है, जैसे कि मेरी कॉपी आपको मिल गई, आपकी कॉपी आपके फ्रेंड को मिल गई, आपके फ्रेंड की कॉपी किसी और को मिल गई। फिर वहाँ पर टीचर बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 है, क्वेश्चन 2 का आंसर B है। इस तरीके से यदि चेकिंग हो रही है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, बच्चे खुद ही
चेकिंग कर लेते हैं कॉपी को, करेक्शन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है, ग्रुप असेसमेंट कहलाता है, या फिर पीयर असेसमेंट यहाँ पर कहलाएगा। तो बच्चे खुद का ही असेसमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, एक ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं। पीयर का मतलब साथी समूह होता है हिंदी में, तो ग्रुप लर्निंग यहाँ पर बात होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पीयर असेसमेंट। ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें पीयर असेसमेंट को शो करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा CCE क्या होता है। तो सबसे पहले हमें CCE का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CCE भी हमारे सिलेबस का ही एक टॉपिक है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यहाँ पर बोला जाता है। कंटिन्यूस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक रूप से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बड़े लेवल पर आप यदि इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में इसको सतत व व्यापक मूल्यांकन बोला जाता है। ये किस प्रकार का होता है, पीरियोडिक होता है, कंटिन्यू टेस्टिंग होती है, कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। तो ये किस प्रकार का असेसमेंट होता है, ये एक प्रकार का कंटिन्यू असेसमेंट होता है। ये आपका पहला ऑप्शन था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग लर्नर्स वाइल रीडिंग। जब वो लर्न कर रहे हो तब आप उनका असेसमेंट करो, या फिर ये कंटिन्यू पूरे टाइम चलता ही रहता है, आपका व्यवहार भी इसके अंदर एनालिसिस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का कंटिन्यू असेसमेंट यहाँ पर कहलाएगा। अगला है समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग या फिर फॉर लर्निंग। तो समेटिव असेसमेंट जो है एक प्रकार का ऑफ लर्निंग कहलाता है, क्योंकि सेशन के बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो जाएगा, फॉर लर्निंग हो जाएगा। ओके, चीज़ें क्लियर है आपको, क्या चीज़ें यहाँ पर हमने पढ़ी है समेटिव फॉर्मेटिव के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। देखो इसमें दो चीज़ें और बची है, एक तो डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है, एक रिमीडियल टीचिंग क्या होती है। डायग्नोसिस टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। डायग्नोसिस करना, जैसे डॉक्टर हमको बोलते हैं ना, हम लोग कभी दिखाने जाते हैं कि पता नहीं क्या बीमारी हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो डॉक्टर बोलता है डायग्नोसिस करवा लो, मतलब क्या समस्या आ रही पता चल जाएगा। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी समस्या का पता लगाना। आपकी बॉडी के अंदर क्या समस्या हो रही है डॉक्टर कैसे बता पाएगा एग्जैक्ट, तो मशीनें बता देगी। तो यहाँ पर सेम होता है, बच्चों को क्या समस्या आ रही है टीचर को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेशन देख लो, इन टीचिंग अ प्रॉब्लम इमर्ज व्हेन स्टूडेंट आर अनेबल टू लर्न ऑल द टीचर्स इन द क्लास। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, अब प्रॉब्लम, बच्चों को जो भी समस्या आ रही है उसको समझने की कोशिश करता है। टीचर जब पढ़ा रहा होता है क्लास के अंदर, तब बच्चे किन किन समस्याओं को फेस करते हैं, यदि टीचर उन्हें समझ पा रहा है, उनको पकड़ पा रहा है, तो वो चीज़ें डायग्नोसिस कहलाती है। वो डायग्नोसिस टेस्ट के माध्यम से टीचर यहाँ पर पकड़ सकता है कि आखिर बच्चे किस समस्या को फेस कर रहे हैं। यदि उनके कम नंबर आ रहे हैं, वो क्लास से भाग रहे हैं, ठीक है। बच्चे नॉर्मली होते हैं ना कि घंटी नहीं लगी उससे पहले क्लास से उठ कर चले जाते हैं, स्कूल आते ही नहीं है। तो समस्या क्या है, वो समस्या पता लगाना आपका डायग्नोसिस कहलाता है। उसके बाद बात आती है, यदि आपको डायग्नोसिस आप कर चुके हो तो फिर रिमीडियल आपको करना होता है। रिमीडियल टीचिंग आपने पढ़ा होगा, रिमीडियल का हिंदी मीनिंग होता है उपचार करना। यदि बच्चों का आपने निदान कर दिया, समस्या का पता लगा लिया, तो अब समस्या को दूर भी तो करो। डायग्नोसिस में सिर्फ पता लगाया जाता है, उपचार करने के लिए रिमीडियल टीचिंग यहाँ पर प्रयोग की जाती है। रिमीडियल टीचिंग मतलब समस्या सामने खड़ी है, उसका आपको उपचार करना है। कि बच्चा यदि व्यक्तिगत कोई समस्या है, कि घर से रिलेटेड कोई समस्या, आसपास का एनवायरनमेंट सेट नहीं हो रहा है, आसपास के दोस्त उसके जो है अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं मतलब कि उसको गलत राह दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको उपचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दो टर्म होती है, डायग्नोसिस समस्या का पता लगाओ, और रिमीडियल मतलब आप क्या कर दो, उसका उपचार कर दो। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व। रिमीडियल टीचिंग के अंदर क्या चीज़ें होती है, अभी अपन पढ़कर आए कि रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है, हमारे पास समस्या होती है, उसका उपचार करना होता है। तो ऑप्शन देखो, टीचिंग करना और टेस्टिंग करना। टेस्टिंग कंटिन्यूसली उनका टेस्ट ही करते रहो आप, टीचिंग, टेस्टिंग और रीटीचिंग करना, या फिर टेस्टिंग टीचिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक। तो हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था कि यार रिमीडियल टीचिंग में आप कठिन टॉपिक पढ़ा दो बच्चों को जिससे वो एग्जाम पास कर ले, नहीं, हमने तो देखा था कि हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद रिमीडियल करते हैं। तो टीचर ने क्या करा होगा, क्लास के अंदर पढ़ाया होगा, ठीक है। फिर उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि यार बच्चे पढ़ नहीं रहे, मतलब बच्चे किसी समस्या से ग्रसित है। तो जब उसने टीचिंग करी होगी, फिर उसने टेस्ट किया, मतलब डायग्नोसिस किया कि आखिर समस्या क्या है, और फिर उसने क्या कर दिया, उस समस्या को सॉल्व करके वापस से रीटीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रिमीडियल टीचिंग के अंदर 3 प्रोसेस होती है। ये इस तरीके से एक सर्कल बनता है, इस तरीके का एक पूरा सर्कल बनता है। यहाँ पर टीचिंग हो रही है सबसे पहली प्रोसेस में, फिर टेस्टिंग मतलब एक डायग्नोसिस हो रहा है, फिर वापस से रिमीडियल हो रहा है, रीटीचिंग यहाँ पर होती है, रिमीडियल में उसका उपचार कर दिया जाता है। तो ये हमारा रिमीडियल टीचिंग का आप एक ब्लॉक डायग्राम आप इसको बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट डजंट टेक इंटरेस्ट इन इंग्लिश लर्निंग। नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश लर्निंग में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो इसी सिचुएशन में टीचर क्या कर सकता है, उसके पेरेंट्स को बुला कर लिया कि यार तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। दूसरा है कन्विंस हिम हियर, और इम्पॉर्टेंट उसको इम्पॉर्टेंस बताए इंग्लिश का। तीसरा पॉइंट है कि जानने की कोशिश करें, डू एक्शन रिसर्च
टू नो हीज हर प्रॉब्लम, आखिर उस बच्चे को समस्या क्या है वही डायग्नोसिस करने की और उसका रिमीडियल करने की कोशिश करें. टीचिंग, डायग्नोसिस देन रीटीचिंग करें. आस्क हिम हर टू फोकस मोर देन अदर सब्जेक्ट, जहाँ पर तुमको इंटरेस्ट है, तुमको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तुम वहाँ चले जाओ, इंग्लिश की क्लास में मत बैठो, ऐसा टीचर नहीं करेगा. आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डू एक्शन रिसर्च टू नो व्हाट इज आर प्रॉब्लम, मतलब वही डायग्नोसिस और रिमीडियल करने की यहाँ पर बात की गई है. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. मल्टीलिंग्वलिज्म में बी एन और ए और एन टू लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज. मल्टीलिंग्वलिज्म सेकेंड लैंग्वेज को समझने के लिए क्या करता है? एक बैरियर मतलब कि एक रुकावट का कार्य करता है. इवेल्युएशन प्रोसेस एक मूल्यांकन का कार्य करता है. एक डिवाइस डब्बे की तरह कार्य करता है या फिर रिसोर्स की तरह कार्य करता है. तो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मल्टीलिंग्वलिज्म बहुभाषाईवाद एक टीचर के लिए रिसोर्स की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चों के अंदर एक वो यूनिटी को लेकर आए, एकता को लेकर आए. तो ये एक रिसोर्स की तरह कार्य करता है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. रिमेडियल टीचिंग इज फॉर इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द लर्नर्स टू लर्न, एक सेकेंड ये ऑप्शन यहाँ पर मिक्स कर दिया है मैंने. द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू टीच इम्प्रूवली, जैसे कि ये पहला ऑप्शन आपका ही है, ठीक है. ये दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से कंसीडर कर लो, इस लाइन को हटा दो. द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग, और तीसरा ऑप्शन है द टीचर टू टीच बेटर. तो यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग का आंसर क्या हो जाएगा? रिमीडियल टीचिंग क्या होती है? यहाँ पर लर्नर जो है अच्छे से लर्न कर पाएगा, क्योंकि उसकी समस्या का टीचर ने क्या कर दिया है? समाधान कर दिया, ठीक है. अब समाधान हो जाने के बाद टीचर भी अच्छे से पढ़ा पाएगा और लर्नर जो है वो भी अच्छे से पढ़ पाएगा. तो लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू टीच हिज इम्प्रूव हिज टीचिंग, वो अपनी टीचिंग को भी यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है. तो आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रिमीडियल टीचिंग का आंसर हो जाएगा, ठीक है. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. टीचर कैन रीमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय. टीचर जो है बच्चों की लैंग्वेज डिफ़िकल्टी जो है, जो कि वो लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हैं, उसको कैसे रिमीडिएट कर सकता है, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है. फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेस, या फिर प्रोवाइडिंग नोट्स, या फिर इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन, या फिर कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विद अदर्स, ठीक है. तो यहाँ पर टीचर जो है किस तरीके से समस्या का समाधान कर सकता है. तो फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल एंड इंस्ट्रक्शन. रिमीडियल टीचिंग में यही होता है. जैसे 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 में से हार्डली 3 से 4 बच्चों को समस्या होगी कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं. ये तो एक बेसिक लेवल की अपन बात करें कि रिमीडियल टीचिंग में टीचर करता है. इसको बहुत हाई लेवल पर भी लेकर जाया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा निर्देशन और परामर्श करके भी एक हमारा चैप्टर आता है. उसमें फिर उनको आगे मनोवैज्ञानिक स्कूलों में भेजा जाता है. जैसे बहुत स्लो लर्नर होते हैं, जो मूड बुद्धि के होते हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है, फिर उनको टीचर भी टैकल नहीं कर पाते. तो ऐसे बच्चों को फिर कुछ समय के लिए मनोवैज्ञानिक स्कूलों में या फिर वहाँ से किसी इंस्ट्रक्टर या काउंसलर को बुलाया जाता है. फिर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं. तो वो वाली चीज़ें हो जाती है. तो रिमीडियल में क्या होता है? इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है. तो यहाँ पर नोट्स पढ़ना, मैंने इस ऑप्शन को पूरा पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि नोट्स पढ़ के ही लग गया था कि गलत हो जाएगा. इनिशियली गिवन इन्फॉर्मेशन रीडिंग ओनली, तो जैसे मुझे रीडिंग दिखा मैंने इसको पढ़ना छोड़ दिया कि नहीं रीडिंग तो नहीं होगा. एक्स्ट्रा क्लासेस तो ये भी नहीं होगा. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. अगले क्वेश्चन की बात करें. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग. इसमें से कौन सा प्रिस्क्राइब्ड लेवल नहीं है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक अपन पहले कर चुके हैं एक चैप्टर में. डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. रिमीडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स. रिमीडियल टीचिंग जो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होती है. फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब बीच बीच में करना ही पड़ती है. बच्चों को समस्या आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि जब उसको फाइनल एग्जाम होगी तब पता लगेगा कि हाँ इसको ये समस्या थी. नहीं, बीच बीच में ही पता करना पड़ेगा, तभी तो वो एग्जाम को क्लियर कर पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा. तो डायग्नोसिस एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, टीचिंग बियॉन्ड दी टेक्स्ट बुक, एक्स्ट्रा कोचिंग, या फिर टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट. देखो दूसरा तीसरा चौथा तो पढ़ने से ही लग गया था कि नहीं होगा. रिमीडियल टीचिंग क्या करती है? सबसे पहले डायग्नोसिस करना होता है, और जो भी गैप आ रही है, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को खत्म करने की यहाँ पर आवश्यकता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल. मैकेनिकल ड्रिल जो होती है जहाँ पर बच्चों को याद करवाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? स्ट्रेंथन द रोल लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर. लर्नर की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना. इनकरेज क्रिएटिविटी यूज ऑफ लर्निंग अमंग द लर्नर्स. यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है बच्चों की उसको इम्प्रूव करना. इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर, या इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर.
देखो मैकेनिकल ड्रिल मतलब हम लोग यहाँ पर बच्चों को रिमेंबर याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद करवाने के अंदर क्या होता है, बच्चों की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने से बात आती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नॉर्मली वोकेबलरी वगैरह जो है मैकेनिकल ड्रिल से पढ़ाई जाती है, लेकिन उसे रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सेंस विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन एंड द मदर कमिंग होम फ्रॉम द वर्क, विच इज़ द कॉन्सेप्ट कन्वे। ये एक टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की आपकी साइंस की बुक है, उसके अंदर एक फ़ोटो भी दिया हुआ है जहाँ पर क्या होता है, माता बाहर से काम करके आती है, अपना ऑफिस बैग लेकर आती है और पिता वहाँ पर खाना बनाकर रेडी रहते हैं। तो बच्चों को यदि ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया है तो इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये दिखाने का पर्पस क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस, मतलब यहाँ पर एक डिवीजन ऑफ बना दिया गया है, लेबर का काम बताया, परिश्रम वाला काम बताया बिल्कुल कि ऐसा काम ये कर रहे हैं और ये वाला ये काम कर रही है, इस तरीके से। वर्क इज़ वर्शिप, वर्क हमारी वर्शिप है, मतलब पूजा है, काम को पूजा समझो। या फिर रिमूविंग जेंडर बायस, जैसे कि हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं लड़कियों का ये काम होता है, बॉयज़ का ये काम होता है, वो वाली चीज़ को हटाने की कोशिश की गई है। या फिर डिग्निटी ऑफ लेबर, यहाँ पर परिश्रम को डिग्निटी माना गया है, मतलब महान माना गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या चीज़ बताएगी, जेंडर बायस को हटाने की कोशिश की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमूविंग जेंडर बायस। ठीक है, जेंडर बायस जो है लैंगिक भेदभाव जो इसको हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि हर बच्चा यदि अपने घर में ये देखता है किसी तरीके की प्रोसीजर चलती है तो फिर वो उसका शिकार हो जाएगा कि मैं भी लड़का हूँ तो मैं ये करूँगा, और लड़की है तो वो घर में खाना ही बनाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए एक अपोजिट पिक्चर वहाँ पर दिखाई गई है। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी, जेंडर बायस को हटाने को बिल्ड करेगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और जो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली बन सकते, वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कोई भी डाउट आता है तो अभी आपके पास समय है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट जल्दी ही क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके कि कैसे आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गई, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो भी आप बता सकते हैं। Okay, thank you very much and all the best for your exam.